एक बहुत ही अच्छा योग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत सारे लोगों को ना गुण देने वाला ऐसा मेडिसिन है जिसको हम गर्भधारिणी वटी बोलते हैं। बहुत सारी भारत की कंपनियां जो हैं वह गर्भधारिणी वटी बना के बेचती हैं। अब उन्होंने क्या पाया है वो मुझे नहीं पता। अलग अलग कंपनी का अलग अलग गर्भधारिणी वटी आता है, लेकिन मैं जो गर्भधारिणी वटी के बारे में बताने के लिए आया हूँ वो हमारे पुणे में चलता है गर्भधारिणी वटी। तो ये गर्भधारिणी वटी में क्या क्या कंटेंट्स है और इसका कार्य कैसे होता है, ये महाराष्ट्र में और पुणे में चलता है गर्भधारिणी वटी। बाकी प्रदेशों में और बाकी जगह पे कौन सी कंपनी गर्भधारिणी वटी बना के बेच रही है मुझे उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है। जो पुणे में और महाराष्ट्र में चलता है और जिसका रिजल्ट आता है वह मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो गर्भधारिणी वटी जो है इसके जो कंटेंट्स है वह सारे ऐसे हैं जो गर्भ धारणा में सहयोग करते हैं। जो लोग बहुत साल से परेशान हैं, शादियों की इनफर्टिलिटी है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, तो ऐसे कंडीशन में वो लोग ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसा मेडिसिन मिल जाए जिससे गर्भ धारण जल्दी से हो जाए। तो इसी तरह से एक दवाई है जिसका नाम है गर्भधारिणी वटी। इसके कंटेंट्स आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को भी विश्वास हो जाएगा ये सच में गर्भ धारणा में सहयोग करती है। तो इसके क्या क्या कंटेंट्स है वह पहले हम लोग देखेंगे। सारे वृक्ष हैं और गर्भाशय को बल देने वाले हैं और गर्भ धारणा में उपयोगी रहते हैं। इसका कार्य जो रहता है गर्भधारिणी वटी का, उनका कार्य ऐसा रहता है कि यह शुक्र शोणित संयोग यह अच्छे से हो। शुक्र और शोणित, शुक्र मतलब पुरुष का शुक्र और शोणित का मतलब आर्तव। आर्तव से वहां पे ओवा, उसका स्पर्म और ओवा का संयोग के जो अच्छा से बच्चा संतान हो उसके लिए यह गर्भधारिणी वटी का प्रयोग किया जाता है। अब इसी में जो मेडिसिन है वह इसी के पैरेलल कुछ मेडिसिन है जो प्रजास्थापन गण में आती है। तो प्रजास्थापन गण की भी दवाइयां इसमें डाली हुई हैं, और जैसे शतावरी वगैरह डाला है तो उसका भी फायदा होता है। ब्राह्मी है वो भी प्रजास्थापन में है। तो मतलब चरक से कुछ लिया है, कुछ रस शास्त्र से लिया है, कुछ ऐसे मेडिसिन करके और मिक्स करके बनाया गया है। गर्भधारिणी वटी का उल्लेख जो है वो चरक सुश्रुत वाग्भट में नहीं है, कुछ ऐसे ग्रंथ में है जिसका मुझे श्लोक अभी नहीं मिला। मैं कभी बाद में टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को गर्भधारिणी वटी का श्लोक भी बताऊंगा रेफरेंस के साथ। अभी मुझे मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं, बाद में दे दूंगा। तो इसमें क्या क्या कंटेंट्स है वो हम लोग देखेंगे और एनालिसिस करेंगे। ये महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा चलता है और इनफर्टिलिटी के केसेस में बहुत अच्छा फायदा करता है। तो इसमें पहले क्या क्या मेडिसिन है वह देखते हैं। तो पहला है पुत्रम जीवक। पुत्रम जीवक जो है वह गर्भ धारणा में बहुत ज्यादा सहयोग करता है। उसका कार्य कैसे होता है, रस वीर्य विपाक प्रभाव क्या होता है वो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो पुत्रम जीवक नाम की वनस्पति है। फिर खुरासानी अजमोदा, जिसको हम पारसी की यवानी, जो पारस से आया था, मतलब बाहर से आया था, अजवाइन जो पारसी की यवानी है वह डाला हुआ है। फिर उसके बाद में पूर्ण चंद्रोदय। पूर्ण चंद्रोदय जो है आप लोगों को पता है कुपी पक्व रसायन है। तो यह बहुत ज्यादा गर्भ को बल देता है, शुक्र को बढ़ाता है। उसके बाद में है स्वर्ण भस्म। उसके बाद में है रौप्य भस्म। फिर लौह भस्म, वंग भस्म, त्रिवंग भस्म, प्रवाल पिष्टी, स्फटिका भस्म, फिर मोती पिष्टी, शरपुंखा नाम की वनस्पति है, श्वेत चंदन, मदन फल, यष्टि मधु, वाराही कंद। फिर केला, केला भी डाला हुआ है इसमें, बनाना जो रहता है वह भी डाला है, अश्वगंधा, शतावरी, कुष्ठ और ब्राह्मी, ये सारी वनस्पतियां इसमें डाली हुई है। तो हम लोग ना एक एक का एनालिसिस करेंगे कि यह क्यों डाला हुआ है गर्भधारिणी वटी में और इसका क्या महत्व रहता है। तो सबसे पहले पुत्रम जीवक हम लोग देखते हैं। ये सर्व प्रधान है। अब पुत्रम जीवक पे बाबा रामदेव पर भी केस हो गया था कि उन्होंने पुत्रम जीवक ही क्यों बोला, पुत्री जीवक क्यों नहीं बोला। ऐसे बाबा रामदेव पर भी हुआ था और उनकी भी मेडिसिन में कुछ कुछ पुत्रम जीवक वटी करके आता है बाबा रामदेव का, और ये सच में फायदा करता है। ये वनस्पति आप लोगों को मालूम ही होगा, पुत्रम जीवक। तो उसके बारे में भाव प्रकाश निघंटू में क्या बताया है, पुत्र जीवो गुरु वृक्षो गद्भी श्लेष्म वातरित सृष्ट मूत्र मलो वृक्षो हिम स्वादु स्वादु कटु। पुत्र जीवो हिमो वृक्षो। अब हिमो मतलब शीत वीर्यात्मक है, वृक्ष है, मतलब शुक्र धातु को बढ़ाता है। ये स्त्री शुक्र भी हो सकता है, पुरुष शुक्र भी हो सकता है। श्लेष मदो गर्भ जीवदु, श्लेष मतलब कफ को बढ़ाता है। और ये क्या करता है, गर्भ जीवदु, गर्भ का जीव उसको ये बढ़ाता है, पोषण करता है, मतलब गर्भाशय को भी बल देता है। और फीटस जो है वह बनाने में जो वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस, मतलब शुक्र और शोणित का संयोग, उसमें ये मदद करता है। इसलिए ये है चक्षुषम पित्त शमनो दात तृष्णा हरो निपे श्लेष्म वातारा प्रोक्तो
वैद्य मदन पालके श्रेष्ठ मूत्र मलापग्नो भावे गुरु कटु पटु। इसका मतलब यह है। और ये कहाँ मिलता है? तो भारत में जहाँ उष्ण प्रदेश रहते हैं वहां पर ये मिलता है, जहां पर गर्मी रहती है। हिमालय क्षेत्र में नहीं रहता, महाराष्ट्र में बहुत रहता है पुत्रम जीवक नाम की वनस्पति, और इसका 100% रिजल्ट आता है। अब हमें ऐसे नहीं देखना है, ब्लाइंडली नहीं देना है कि इनफर्टिलिटी के पेशेंट आए और हमने गर्भधारणी वट्टी दे दिया, जादू टोना कर दिया और उसको पुत्र हो गया। ऐसा नहीं है, हमें कंडीशन कंडीशन के हिसाब से देखना है। तो अगर ना योनि व्यापत का कंडीशन है, योनि व्यापत की हमने चिकित्सा कर दिया, रजो दुष्टि ठीक कर दिया, आर्तव वगैरह सब ठीक कर दिया, उसके बाद में हम लोग उनको जब चांस देते हैं कि आप ना चांस लीजिए और इंटरकोर्स करिए, हस्बैंड और वाइफ मैथुन के लिए जब देते हैं, तब गर्भधारणी वट्टी का प्रयोग करना चाहिए। बाकी अगर गर्भाशय में दुष्टि है, एंडोमेट्रोसिस है या एडिनोमाइसिस है या फिर फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, उसमें ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा। इसका काम तो हमें वो संप्राप्ति भंग करना ही पड़ेगा, लेकिन ये कंसीव करने में उपयोगी रहता है। तो ऐसा बता रहे हैं कि पुत्रम जीवक जो है वह गुरु है, वृक्ष्य है मतलब शुक्र धातु अच्छा करता है, रुक्ष है, श्रेष्ठ मल मूत्र मतलब इसका सेवन करते हैं ना पुत्रम जीवक या गर्भधारणी वट्टी का सेवन करते हैं तो अच्छे से मल और मूत्र निकलने लगता है। फिर गर्भदायक है, गर्भदायक इसका प्रभाव है। पुत्रम जीवक पुत्र को उत्पन्न करने वाला पुत्र का। और क्या है ना कि पहले के जमाने से ये आ रहा है कि संतान अगर नहीं हो रही है तो उसको निरर्थक माना जाता है जीवन में। जब राजा दशरथ जी थे तो उन्होंने भी बहुत ट्राई किया था, बहुत ट्राई किया था, उनको संतान नहीं हो रही थी। जब उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया उसके बाद में ही अग्नि देवता प्रसन्न हुए और अग्नि देवता ने उनको क्या किया कि खीर दिया, और खीर दिया और बोले कि आप लोग बांट लीजिए, अपनी रानी को दे दीजिए। राजा दशरथ जी गए, उन्होंने कहा कि आप लोग बांट लो। तो पहले कौशल्या को दिया, फिर केकई को, और जो सुमित्रा जी थी उनको 2 बार मिल गया चांस। पहले उन्होंने सुमित्रा को दिया, उन्होंने अपना भाग लेके खा लिया। नहीं, पहले कौशल्या जी ने दिया, कौशल्या जी ने लिया और कौशल्या जी ने फिर इनको दिया, सुमित्रा जी को दिया। सुमित्रा जी ने अपना एक भाग निकाल लिया और उसके बाद में कैकेयी जी को दे दिया। कैकेयी ने अपना भाग निकाल के फिर सुमित्रा को दे दिया। तो सुमित्रा जी बोली कि अब तो कैकेयी सबसे लाडली रानी है और सबसे छोटी हैं, तो कैकेयी को मैं कैसे मना करूं, और राजा की प्रिय हैं, तो इसीलिए उन्होंने वो बचा हुआ खीर था वो खा लिया। तो इसलिए उनको 2 संतानें हुई, और माता कौशल्या को राम जी हुए और कैकेयी को भरत हुए, और इनको शत्रुघ्न और लक्ष्मण हुए, लक्ष्मण शत्रुघ्न हुए। ऐसा कहानी है पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद में जो खीर उत्पन्न हुआ। अब सब लोग तो पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं कर सकते हैं और सब लोग राजा दशरथ नहीं हो सकते हैं और सबके घर में रामचंद्र भगवान नहीं आ सकते हैं। वो तो भगवान थे और उनका ऐसे ही लिखा था, इसी तरह से उत्पत्ति लिखा था, वो ठीक है। लेकिन ना पुत्रम जीवक जो है वो गर्भाशय, हम लोग सर्वसामान्य लोग हैं, हम लोग को भी संतान की अभिलाषा रहती है कि हमको भी है। तो इसीलिए ना पुत्रम जीवक नाम की वनस्पति का प्रयोग करने से जल्दी संतान हो जाती है और वो कंसीव जल्दी हो जाते हैं। तो यह और बता रहे हैं कि यह ना इसका प्रयोग और भी है, वेदना शामक वगैरह, वहां पर हमको इसको कंसिडर नहीं करना है। हमें जो जो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है गर्भधारणी वटी के लिए वह मैं अभी बता रहा हूँ। फिर दूसरा है पारसानिक पारसिक यवानी, जिसको मराठी में खुरासानी ओवा बोलते हैं, मतलब जो पारस से आया हुआ अजवाइन है। तो इसका मैं जो भी पढ़ूंगा प्रजनन संस्थान में ये मेडिसिन का क्या उपयोग है और रसवीर्य विपाक पढ़ूंगा, बाकी चीज जो है वो हमको अभी कंसिडर नहीं करना। तो इसमें बता रहे हैं कि यह पारसिक यवनी है, गुरु है, रुक्ष है, रस में तिक्त कटु कषाय है, विपाक कटु है, वीर्य उष्ण है। तो और ये प्रभाव जो है मादक है, नशा लाता है बहुत ज्यादा, और इसका सेवन करने से ना थोड़ा सा नींद आता है। तो जो भी मेंटल स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, अगर हमने पारसिक यवनी डाल दिया गर्भधारिणी वटी में तो स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, नींद अच्छी आने लगती है। और दूसरा अगर चरक संहिता में आप लोग देखेंगे तो उसमें बताया है कि सौमनस्यम सौमनस्यम गर्भजनानम श्रेष्ठम, माइंड रिलैक्स होना ये जनन में सर्वश्रेष्ठ है। अगर स्ट्रेस रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, डिप्रेशन रहेगा तो गर्भ नहीं होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने गर्भधारिणी वटी का प्रयोग किया है, और उसमें गर्भधारिणी वटी में अजवाइन डाला हुआ है। पारसी यवानी जो है वो माइंड को रिलैक्स करता है, और मतलब माइंड रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। सौमनस्यम गर्भजनानम श्रेष्ठम, उसको ध्यान में रखते हुए। तो यह क्या है कि यह कामावसाधक है बहुत ज्यादा। अगर शीघ्र पतन की तकलीफ है, मतलब स्त्रियों को भी हो सकता है कि वो लोग जल्दी ही स्खलित हो जा रही हैं, उनका शुक्र जल्दी निकल रहा है। शुक्र निकलना मतलब का क्या है कि वो लोग जल्दी से ही उनका पानी निकल जा रहा है, एक्सुडेट जो है वो जल्दी निकल रहा है, और वो जो सेक्सुअल एक्ट है वो पूरी तरह से नहीं कर पा रही है और जल्दी ही निकल जा रही है उत्तेजित होके। तो ये कामावसाधक है, काम को ना वो रोक देता है
और उसका पीरियड थोड़ा ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाता है, तो शीघ्र पतन नहीं होता, स्वप्न दोष नहीं होता। स्त्रियों को भी स्वप्न दोष हो जाता है, पुरुषों को भी हो जाता है। तो यह अगर वनस्पति का प्रयोग पुरुषों को भी किया जाए, पारसी की वाणी का, तो उनका भी शीघ्र पतन ठीक हो जाएगा, स्वप्न दोष जो है, नाइटफॉल है, वह कम हो जाएगा। फिर स्त्रियों को अगर गर्भधारणी वटी देते हैं तो कितना अच्छा बताया कि कष्टार्तव, डिसमेनोरिया की कंडीशन है, पेनफुल मेंसेस है, गर्भाशय में मार्गावरोधजन्य संप्राप्ति है, उसको ये भंग कर देता है। और तिक्त कटु कषाय रसात्मक है, मतलब स्त्रोतस को अवरुद्ध जो हो गया है आम की वजह से या भाव पदार्थ की वजह से, तो उसको ये खोल देता है, स्त्रोतस खुल जाता है। तो कष्टार्तव, वहां पे संकोच जो हो गया है वह खोल देता है, तो अपने मेंसेस आने लगता है, तो कष्टार्तव का वेदना जो है वो कम हो जाता है। उसी तरह से आर्तव का अनियमित पड़ना, मतलब इरेगुलर मेंसेस जो आ रहे हैं उसको यह नियमित कर देता है, इसलिए पारसी की वाणी को गर्भधारणी वटी में डाला हुआ है। उसी तरह से अगर काम वासना बहुत ज्यादा इच्छा बढ़ रही है, मतलब हाइपर एक्टिविटी हो रही है, बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, तो उसको ना शमन करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग शमन नहीं करेंगे तो काम इच्छा हो गया, जल्दी जल्दी स्खलित होंगे, पुरुष भी जल्दी स्खलित हो जाएंगे, स्त्री भी हो जाएगी। तो वह जो पूरा टाइम देना चाहिए, जो मतलब मैथुन का जो टाइम, योग्य टाइम देना चाहिए, जो शास्त्रों ने उसको अलाउ किया है कि इस तरह से संतान उत्पत्ति के लिए इतना टाइम देना चाहिए, वह हो नहीं पाता। अगर आप लोग ना बादशायन मुनि का अगर काम सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया है कि इस तरह से मैथुन करना चाहिए, ये आसन होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इतना टाइम देना चाहिए। अगर वह चीज नहीं हो रहा है और तुरंत ही स्खलन हो जा रहा है, स्त्रियों में भी हो रहा है, पुरुषों में भी हो रहा है, तो फायदा नहीं होगा। तो यह क्या करता है, काम को जो काम की उत्तेजना आ रही है, हाइपर एक्टिविटी है, उसको ये बैलेंस कर देता है। बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हम कुछ दवाई दे रहे हो और बहुत ज्यादा उत्तेजना हो रही है, एक्साइटमेंट हो रहा है और तुरंत ही कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। शमन करके और बैलेंस होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित, हर चीज में अति सर्वत्र वर्जित ऐसा बोला है। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि ये जो खुरासानी अजवाइन या पारसी अजवाइन है ना, काम वासना अगर अति तीव्र है तो इसको बैलेंस कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो ये मस्तिष्क पे बहुत अच्छा काम करती है, मस्तिष्क को बैलेंस कर देती है, फ्रस्ट्रेशन को निकालती है, डिप्रेशन को निकाल देती है। दूसरा इंटेस्टाइनल वॉल्स को ये ताकत दे देती है, और इसी तरह से पेट अच्छे से साफ होता है, अग्नि प्रदीप्त कर देता है पारसी की वाणी। दूसरा वेदनाहर है और निद्राकर है। अगर पारसी वाणी का सेवन करेंगे ना गर्भधारणी वटी का प्रयोग करते हुए, ऐसा पता चलता है कि जो भी गर्भधारणी वटी कंसीव होने के पहले 3 महीना या 6 महीना से हम लोग देते हैं, तो वह स्त्री को ना नींद अच्छी आने लगती है। और आयुर्वेद में ऐसा बताया कि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, तो वहां पे निद्रा का भी महत्व है। अगर स्ट्रेस की वजह से अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे और वह स्त्री ना रात रात भर जाग नहीं रही है, उसको सूनापन लग रहा है, लोनलीनेस लग रहा है, अकेलापन लग रहा है, तो नींद नहीं आती है, और नींद ना आने से ना स्ट्रेस बहुत रहता है, तो कंसीव करने में ये भी एक फैक्टर रहता है। मन जो रहता है बेचैन रहता है, बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो पारसी के वाणी वाला जो गर्भधारणी वटी डाला जाता है, इससे ना नींद अच्छी आने लगती है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। और जब माइंड रिलैक्स होगा तो अपने आप अल्टीमेटली ये फायदा होगा कि वो कंसीव नॉर्मली होने लगेगी। और चरक संहिता में बताया है सौमनस्यम गर्भकराणम श्रेष्ठम, माइंड को ये होना, रिलैक्स होना और मन प्रसन्न होना, ये गर्भ जनन करने में श्रेष्ठ बताया है। चरक को ही फॉलो करके यहाँ पे मेडिसिन को बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। दूसरा पारसी की वाणी जो है वो उन्माद और अपस्मार में भी काम करता है, ऐसा बताया है, ग्रंथ बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, ग्रंथ बता रहे हैं। उन्माद में मतलब मेंटल स्ट्रेस रहा, सिजोफ्रेनिया रहा, या फिर पागलपन का कोई स्थिति आ गया, मैनिया, या फिर कोई भी तरह का जो उन्माद है, अलग अलग तरह के उन्माद, मॉडर्न भी बनता है कि मेंटल फैक्टर भी रहता है इनफर्टिलिटी के लिए, तो उन्माद में भी काम कर रहा है। मन तक इसका गामित्व है, संज्ञा व स्त्रोतस का गामित्व है, और अपस्मार में भी बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा बता रहे हैं कि मज्जा धातु पे काम करता है, मतलब पारसी की वाणी मज्जा धातु को स्ट्रांग कर देता है, तो गर्भ धारणा करने में बहुत इजी जाता है। उसी तरह से वातग्न है, कफग्न है। दूसरा ये बता रहे हैं कि यह ना पाचन करता है। भाव प्रकाश निघंटु में पारसी की वाणी के बारे में बताया गया है कि पारसी की वाणी तो यवानी श्रेदेशा गुण ही, मतलब पारसी की वाणी अजवाइन की तरह ही गुण वाला रहता है। विशेषत पाचनी रुच्या ग्राहणी मादनी गुरु, मतलब ये विशेष रूप से पारसी की वाणी और ये अजवाइन, इनको अगर कंपेयर किया जाए, पारस से आया हुआ है, भारत का नहीं है, पारस से आया हुआ है, तो इसमें और अजवाइन में अगर कंपैरेटिव स्टडी किया जाए तो ये ज्यादा पाचन करता है, आम का पचन करता है, रुचिया खाना खाने में रुचि उत्पन्न कर देता है। फिर ग्राहिणी, अगर किसी को लूज मोशन हो रहा है, पेट मतलब ऐसे पेचिस पड़ा, आव पड़ा हुआ है, प्रवाहिका है, विसूचिका है, अतिसार है, मतलब डायरिया, कॉलरा, ऐसी कंडीशन है,
तो अगर पारसी की वानी दे दिया जाए तो ये और बच्चों को भी दिया जाता है। अजवाइन या पारसी की वानी का जो पानी में से घोल के फुला के और फिर उसमें मिश्री डाल के पिलाया जाता है ना, तो जो दंतोद्भेदगत व्याधियां रहती हैं जिसमें लूज मोशन हो रहे हैं वह कंट्रोल हो जाता है। तो इसलिए ग्राहिणी भी है, फिर मादिनी भी है, मद लाती है और नींद अच्छी लाती है, और गुरु भी है, इसलिए पारसी की वाणी का प्रयोग इसमें किया गया है। उसके बाद में जो भस्म है वो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अभी जो वनस्पतियां हैं इसमें क्यों वनस्पति ये डाली है वो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ। तो इसमें ना मैंने पहले बता दिया पुत्रम जीवक बता दिया, उसके बाद में मैंने ये बता दिया पारसी के वाणी के। अब ब्राह्मी जो है, ब्राह्मी क्यों डाला हुआ है, तो ब्राह्मी हम लोग देखेंगे तो प्रजा स्थापन गण में है। भले वो माइंड पे अच्छा काम करती है लेकिन वो प्रजा स्थापन गण में चरक संहिता में बताया है। तो ब्राह्मी जो है वो तिक्त और कषाय रसात्मक है, विपाक में मधुर है, वीर्य में शीत है, और यह उन्माद अपस्मार में काम करती है, मेद्य है। तो इसमें हमें जरूरत ही पड़ती है इनफर्टिलिटी के केसेस में, जब गर्भ धारणा नहीं हो रही है तो माइंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। किसी को शादी हो गई और बच्चे नहीं हो रहे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, इतना प्रेशर रहता है। मेरे पास ऐसे पेशेंट आती हैं, अभी तो लॉकडाउन है लेकिन पेशेंट ऐसे आती हैं वो दिन दिन भर रोती रहती हैं, और कुछ लोग ना अपने बच्चों को उनसे दूर रखते हैं कि बांझ है, इससे छुआना नहीं, टच नहीं होना चाहिए, बांझ औरत आ गई, इस तरह से समाज ना बाइकआउट करता है वो स्त्री। तो इतना स्ट्रेस आता है, घर वालों का भी प्रेशर रहता है कि शादी हो के 10 साल हो गए अभी तक बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, डिप्रेशन आता है, और बार बार वो ट्राई करते हैं, डॉक्टर बदलते हैं, उतना करने के बाद भी बच्चे नहीं हो रहे, तो ऐसा लगता है कि क्या कमी है। कोई बोलता है कि पुरुषों में कमी है, कोई बोलता है स्त्रियों में, और ज्यादातर स्त्रियों को बहुत ज्यादा ये माना जाता है कि उनका ही दोष है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनमें ही कोई दोष है, पुरुषों को नहीं माना जाता। हमें वो सोशल बात का तो ध्यान रखना ही है लेकिन स्ट्रेस लेवल को कम करना है, और वो हम मेडिसिन से ही कम कर सकते हैं। तो गर्भधारणी वटी इसका है, गर्भ को धारण करने में जो सहयोग करती है वह गर्भधारणी वटी, और यह हर चीज को कवर कर रही है, गर्भाशय को भी कवर कर रही है। फिर वहां पे मैं आगे बता रहा हूँ, और ओवा का जो काम है उसको भी कंट्रोल कर रही है, हार्मोन्स को भी बैलेंस कर रही है, उसके बाद में ओवुलेशन को भी ठीक कर रही है। ओवा में जो मैच्योर मतलब ग्राफिन फॉलिकल का जो बनना है, इमेच्योर फॉलिकल से फिर फॉलिकल बनना है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम से फिर ओवा का रप्चर होना, बाहर निकलना, फिर फेलोपियन ट्यूब में गमन होना, ये और फिर साइकिल को अच्छा करना, ये और एएमएच को बढ़ाना, ये सारा काम ये कवर कर रही है। इस एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर एएमएच वैल्यू अच्छा नहीं रहेगा तो कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो इसमें स्वर्ण भस्म है, पूर्ण चंद्रोदय है, पूर्ण चंद्रोदय का महत्व है एएमएच बढ़ाने में। तो यह सारा चीज को कवर कर रही है, माइंड को भी ठीक कर रही है, गर्भाशय को भी बल दे रही है, गर्भाशय को ऐसा ताकतवर बना रही है कि वो मतलब शुक्र को भी एब्जॉर्ब कर पाए और उससे फिर शुक्र शोणी संयोग हो पाए। आप लोगों को मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जब आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे तो जब भी ना कोई बैट्समैन है वह बॉलिंग हुआ, उसने छक्का मारा या चौका मारा, तो जो फील्डर है वो क्या करता है कि बॉल को लेता है और फिर हाथ को नीचे करता है, पीछे की तरफ लेके जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो इनर्शिया है, मतलब जो उसका मूवमेंट है बॉल का, वो हाथ में आके और उसका जो स्पीड है वो कंट्रोल कर लिया जाता है और फिर वो कैच हो जाता है। अगर उसने ऐसे ही रखा, बॉल आएगा फिर उछलेगा, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा जो स्पीड से आ रहा है। इसी तरह से गर्भाशय जो रहता है ना, अगर एक योनि व्यापक भी बताया जिसमें ना वो पूरा शुक्र निकाल देते हैं, ऐसा बता रहे हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा योनि व्यापक में, कि शुक्र ना तुरंत ही निकल जाता है। तो उसमें क्या होता है कि गर्भाशय को एब्जॉर्ब, शुक्र आया, संबंध हुआ, मतलब मैथुन हुआ, इंटरकोर्स हुआ, उसके बाद में शुक्र ना अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो जो जर्क लगा के जो मैथुन हो रहा है उसको एब्जॉर्ब होके वो रिटेन होना चाहिए। अगर रिटेन नहीं होगा, बॉडी एक्सपेल कर रही है, तो फिर गर्भधारणा नहीं होती, और ऐसा देखने को आता है। तो इसीलिए जो गर्भधारणी वटी है गर्भ को धारण भी करती है और शुक्र को भी धारण करती है। शुक्र धारण रहेगा तभी उसका शुक्र शोणी संयोग हो पाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मतलब हमें समझना भी चाहिए। अब ये ब्राह्मी वनस्पति है, ये उन्माद और अपस्मार में भी काम करती है। और दूसरा है कि प्रजा स्थापन गण में ब्राह्मी डाला है। अगर हम लोग देखेंगे ना ब्राह्मी, अभी मैं वही पढ़ूंगा जो हमको यहाँ पर गर्भधारणी वटी के लिए पढ़ना है, बाकी सिस्टम्स पे क्या काम करते हैं वो नहीं देखना। अब गर्भधारणी वटी जो है ना, ये हृदय को बल देती है, हार्ट को बल देती है, हृदय में मन रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मस्तिष्क में मन रहता है, कुछ लोग बोलते हैं हृदय में मन रहता है। तो मन पे इसका काम है। हृदय में साधक पित्त रहता है, अवलंबक कफ रहता है। अगर साधक पित्त अच्छा रहेगा, अवलंबक कफ अच्छा रहेगा तो मन अच्छा रहेगा। और हमें मेन क्या है, सौमनस्य गर्भ जनानम,
मन प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। तो यह मन को बैलेंस कर देती है। मतलब उन्माद और अपस्मार, एंग्जाइटी, काम, शोक, भयाद, वायु, क्रोधात, पित्तम, ये जो बताए, क्रोध को ये शांत कर देती है। जो भी द्वेष, इच्छा, ये जो भी है ना, उसको भी बैलेंस कर देती है। दूसरा, इसका अगर हम लोग प्रयोग करेंगे, देखेंगे, तो यह साधक पित्तगामी है। ब्राह्मी जो है, इसका डायरेक्ट एक्शन साधक पित्त पे रहता है। साधक पित्त अच्छा हुआ तो हृदय अच्छा होगा, हृदय अच्छा होगा तो गर्भ पोषण अच्छा होगा, और गर्भाशय का बल अच्छा मिलेगा। हार्मोन्स लेवल जो है सिक्रीशन, वो अच्छा हो जाएगा। मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर अच्छे से सिक्रीट होगा, उसका इफेक्ट ये होगा कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन अच्छा होगा, थायराइड अच्छा हो जाएगा। फिर वो जो साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन का साइकिल है, वो अच्छा हो जाएगा, मासिक धर्म रेगुलर हो जाएगा, और उसका फायदा ये होगा कि गर्भ धारणा जल्दी होगी। इसलिए, और दूसरा ऐसा बताते हैं कि मानसिक दौर्बल्य अगर रहा, अवसाद रहा, बुद्धि को बढ़ाना है, इसमें ब्राह्मी हम लोग देते हैं। तो इसका, और ये प्रजा स्थापन है, ऐसा बताया है कि प्रजा को स्थापित करने में सहयोग करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कोई भगवान की मूर्ति है, भगवान की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मंदिर में। भगवान उधर आए और वहां से जाए ना, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वहां पे स्थापना करते हैं हम लोग। जैसे गणपति स्थापना करते हैं, देवी माता की मूर्ति की स्थापना करते हैं, साईं बाबा की मूर्ति की स्थापना करते हैं। उसी तरह से प्रजा स्थापन गण है, वो प्रजा मतलब संतति को स्थापित करती है। तो स्थापित करने के लिए जो जो चीज चाहिए, मतलब वहां पे ऋतु क्षेत्राम्बु बीजानम ऐसा जो बताया गया है, तो उसका सानिध्य अगर है, मतलब अच्छा ऋतु होना चाहिए, अच्छा गर्भ, अच्छा ऋतु सीजन होना चाहिए, मतलब उसके हिसाब से। फिर वहां पे गर्भाशय अच्छा होना चाहिए, अंबु अच्छे से मिलना चाहिए, मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। ऋतु क्षेत्रांबु बीजानम, बीज अच्छा होना चाहिए। ओवा का जो है मतलब फॉर्मेशन, वो अच्छे से होना चाहिए। ऋतु क्षेत्रांबु बीजानम, उसी तरह से गर्भाशय में भी वैसा होना चाहिए, तभी वह कंसीव हो पाएगी। तो ये सारा प्रजा स्थापन गण की दवाइयां करती हैं। और प्रजा स्थापन गण की दवाइयों में ब्राह्मी आता है, वो मन पे भी काम करती है, और पूरा गर्भाशय का जो फिजियोलॉजी है, मतलब कंसीव करने के लिए जो जो जरूरी चीजें, वह सब चीज ब्राह्मी करके दे रही है। तो हमें तो ये देना चाहिए, और कंसीव होने में बहुत ज्यादा सहायता करता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो मल्टीपल बार आईवीएफ करा चुके हैं, आईवीएफ कराए हैं, फिर इक्सी करा चुके हैं, आईसीएसआई, आईसीएसआई इक्सी बोलते हैं शॉर्ट में, या ये मतलब आर्टिफिशियल शुक्र को लेते हैं और ओवा लेते हैं और उसको इंजेक्ट करके अंदर घुसा देते हैं, और फिर उसको ये किया जाता है, वो कभी कभी फेल भी हो जाता है। या फिर आईवीएफ कराया जाता है, या आईयूआई कराया जाता है। तो हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी वनस्पतियां हैं, यह सब नेचुरल वे से हो तो ज्यादा अच्छी रहती है। आईवीएफ फेल हुए भी लोग आते हैं, उनको गर्भधारणी वटी दे दिया गया, इतना अच्छे से कंसीव हो जाते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है, और इसका रिजल्ट आता है। इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि इसका प्रयोग आप लोग करिए। और ब्राह्मी के बारे में ऐसा बताया है, ब्राह्मी हिमासरा तिक्ता लघु मेद्याश्य शीतला, कषाय मुद्रा स्वादुपाका आयुष्या रसायनी, स्वर्या स्मृति प्रदा कुष्ठ मेहास्त्र का सजित, विष शोत ज्वर हरि, मतलब विष को भी दूर कर रही है, शोथ को भी दूर कर रही है। अगर गर्भाशय में अंदर शोथ है, या वहां विष जन्य संप्राप्ति होके किसी ने, अब विष तो जाहिर है, अगर केमिकल का सेवन करा रहे हैं, इतने सारे हार्मोन्स खिलाए जा रहे हैं, एलोपैथी के डॉक्टर्स तो, आप लोग इनफर्टिलिटी के पेशेंट बन के जा रहे हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, इतना सारा दवाइयां दी जाती हैं, इतने सारे हार्मोन्स दिए जाते हैं मेंसेस को रेगुलर करने के लिए, इस्ट्रोजन, ये वो, इतनी सारी, एक तरह से केमिकल का बॉम्बार्डमेंट होता है। वो गर्भाशय बेचारा क्या करेगा, वो और उसमें वात के विकार होने लगते हैं, ड्राइनेस आने लगता है बहुत ज्यादा। अगर मेंसेस नहीं भी आ रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे हार्मोन्स दिए जाते हैं। उससे क्या होता है कि गर्भाशय जो रहता है रुक्ष होते जाता है, वेजाइना का ड्राइनेस आ जाता है, और फिर कंसीव करना मुश्किल होता है। मैं आप लोगों को ऐसे उदाहरण दिखा सकता हूँ कि पहले मेंसेस इरेगुलर हुए, वो लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए और उन्होंने मेडिसिन देना शुरू कर दिया, मेडिसिन लाके आर्टिफिशियली मेंसेस लाया गया। वो करते 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 ना, उनको ये हो गया कि बिना मेडिसिन के मेंसेस ही नहीं आ रहे थे। रुक्षता इतनी ज्यादा बढ़ गई, जैसे कायम चूर्ण खा खा के लोग पेट साफ करते हैं, उसी तरह से मेडिसिन खा के, केमिकल मेडिसिन खा के और मेंसेस लाया जाना, ये कितना गलत तरीका है। वेगान न धारित न उदीरित, वेगों को न धारण करना है न उदीरण करना है, जबरदस्ती निकालना, जबरदस्ती निचोड़ के निकालना, ये कितना है। फिर वायु का प्रकोप हो गई, और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, ये आप लोग को मानना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, चिकित्सा में फल घृत जैसी दवाइयां देते हैं, घी या काश्मीरी घृत, घृत सेवन करा के और गर्भधारणी वटी देते हैं। उससे क्या होता है, स्नेहन हो जाता है। फिर पार्थिव महाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी महाभूत से।
उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं वसुंधरा या पृथ्वी। पृथ्वी में क्या होता है, नया जनन करने की शक्ति होती है। और नाक भी जो है, नासा, यह भी पार्थिव है। यहाँ हम जो नाक में डालेंगे उस साइंटिफिकली तो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, वहां से फिर ओवेरियन जो साइकिल है वो अच्छा हो जाएगा, और यहाँ से जो हार्मोन्स है वो सिक्रीशन अच्छे से होने लगे। और आयुर्वेद के भाषा में देखेंगे तो पार्थिव द्रव्य को अगर हमने स्नेहन किया, उसका इफेक्ट डायरेक्ट स्नेहन कहाँ मिलेगा, तो गर्भाशय को मिलेगा। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो हम लोग ना नस से भी देते हैं, और यह सारी वनस्पतियां खिलाए जाते हैं गर्भधारिणी वटी, अच्छे से कंसीव हो जाते हैं पेशेंट, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, आईवीएफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और देखते हैं तो यष्टि मधु डाला हुआ है। तो यष्टि मधु जो है वो वर्ण भी डाला है, वर्ण भी है। और यष्टि मधु जीवनीय भी है, जीवन का कार्य करती है, लाइफ सेविंग ड्रग है। कंठ भी है, गले के लिए भी अच्छा है। संधानीय है, वर्ण है, कुष्ठग्न है। वहां पे अगर कुष्ठ हो गया, गर्भाशय का कुष्ठ मतलब क्या है, एंडोमेट्रोसिस और एडिनोमायोसिस, ये तो कुष्ठ ही है ना गर्भाशय का। तो कंडुग्न भी है, कुष्ठग्न भी है, मूत्र विरंजनीय भी है, शोणि स्थापन है, छर्दी निग्रहण है, स्नेहोपग है, आस्थापनोपग, वमनोपग, बहुत सारी दवाइयां, मतलब बहुत सारे ग्रुप में यष्टि मधु डाला है। मेन काम जीवनीय है, यह गर्भाशय में जीवन कार्य करती है, मतलब रक्त संचरण अच्छा करती है। रक्त का काम जीवन का कार्य होता है। प्रीणम जीवनम लेपो स्नेहन धारण पूर्ण गर्भोत्पादश्च, ऐसा बताते हैं। तो प्रीणन कार्य किसका है, तो रस धातु का। जीवन कार्य किसका है, तो रक्त धातु का। प्रीणम जीवनम लेपो, लेप कार्य किसका है, तो मांस धातु का। ऐसा जो क्रम है उसमें जीवन कार्य जो रहता है वह किसका कार्य है, जीवन कार्य रक्त धातु का, रक्तम जीवित स्थिति। तो वहां गर्भाशय में अच्छा से ब्लड सर्कुलेशन वह कराने वाली दवाइयां कौन सी है, तो जीवनीय गण की दवाइयां, जीवक ऋषभक मेधा महामेधा काकुली शीर काकुली मुद्ग पर्णी माश पर्णी यष्टि मधु जीवंती। तो यष्टि मधु जो है ना मुलेठी, वह सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए यष्टि मधु को गर्भधारिणी वटी में आचार्यों ने डाला हुआ है। यष्टि मधु के बारे में भाव प्रकाश में ऐसा बताया है कि यष्टि मधु तथा यष्टि मधुकम क्लीतनकम तथा अन्यत क्लीतनकम तत्तु भवे तोय मधुलिका यष्टि हिमा गुरु स्वाद्वी चक्षुष्या बलवर्णकृत सुस्निग्धा शुक्ला केश्या स्वर्य पित्ताल नीलास्त्रजित व्रणशुत विशेष छर्दी तृष्णा ग्लानि क्षयापाहा। अब यहाँ पे शुक्रला बताए, शुक्र धातु को अच्छा करिए। और म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो है अंदर, शुक्र धरा कला में जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, आर्तव धरा कला में जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, उसको ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर देती है। ये कला पे काम करती है। अगर ना कोई भी, जैसे आपको फॉर एग्जांपल अगर किसी को सर्दी खांसी हो गया है, खांसी हो गया तो मुलेठी का जो लकड़ी होता है उसको हम चूसते हैं, उससे क्या होता है कि जो भी इरिटेशन है, इन्फ्लेमेशन है, वो ठीक हो जाता है। मतलब इसका कार्य है कि म्यूकोजल मेम्ब्रेन पे काम करती है, कला पे अच्छा काम करती है। श्लेष्मल कला जो है ना, अब वो श्लेष्मल कला जो है वह कहाँ पर है, आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखेंगे तो आर्तव धरा कला भी है। हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते, लेकिन कला तो सब जगह है, कला शरीर। तो आर्तव धरा कला में भी वहां पोषण होना चाहिए, म्यूकोजल मेम्ब्रेन अच्छे से होना चाहिए, ताकि वहां से जो अब आप लोग फेलोपियन ट्यूब का एनाटॉमी देखेंगे तो वहां लॉन्जिट्यूडनल और ये हॉरिजॉन्टल फाइबरस ऐसे रहता है, एनाटॉमिकल फाइबर्स रहते हैं। तो अगर ओवा आ रहा है और अगर हॉरिजॉन्टल या लॉन्जिट्यूडनल जो फाइबर्स है अंदर ही अंदर फेलोपियन ट्यूब में, वह अगर डिफेक्टिव है तो ओवा जो है वो आ ही नहीं पाएगा, ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा, वो उधर का उधर ही अटक जाएगा या फूट जाएगा, क्योंकि वहां का रास्ता खराब है। वहां पर अंदर ही अंदर जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वह भी स्मूथ होना चाहिए, और जो सिलरी मूवमेंट हो रहा है ओवा को फेलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करने का, वह भी अच्छा होना चाहिए। और यह हमें सोचना चाहिए कि कौन सी वनस्पति काम कर रही है। तो यहाँ यष्टि मधु का कार्य अच्छा होता है, यष्टि मधु अच्छा रहेगा तभी ना ओवा का जो ट्रैवलिंग है वो अच्छा होगा। और दूसरा है कि शुक्र अगर जा रहे हैं गर्भाशय के अंदर, शुक्र को भी जाने के लिए वहां पे ऐसा मिलना चाहिए, रास्ता मिलना चाहिए वो, कि वो स्मूथली जा पाए, शुक्र भी जा पाए। इसलिए वहां की जो अंदर की लेयर है वह अच्छी होनी चाहिए। तो वो यष्टि मधु उतना करके दे रही है, रिपेयर करके दे रही है, और ऐसा इफेक्ट कर रही है कि जैसे रेड कारपेट बिछा के रखना, हम लोग बोलते हैं ना कि कोई बड़े आदमी आए तो रेड कारपेट बिछा के रखना, उसी तरह से शुक्र को इस तरह से रेड कारपेट बिछा के रखती है गर्भाशय में। ओवा को भी रेड कारपेट बिछा के रखती है कि आप लोग आओ, फिर संयोग करो और फिर आगे संतान बनाओ, मतलब जैगोट बनाओ और आगे करो। तो ये यष्टि मधु का, और इतना ऐसा विचार करना जरूरी है। ये हमारे, मैं जो भी बोल रहा हूँ मेरे गुरुजी लोगों ने सिखाया है, इसलिए यष्टि मधु का यहाँ पर महत्व है। यष्टि मधु के बारे में ऐसा हम देखते हैं तो यह गुरु है, स्निग्ध है, मधुर है, विपाक मधुर है, वीर शीत है,
अगर हम लोग इसको देखेंगे तो मधुरत्व के वजह से पित्त का शमन करती है। वहां पर कोई भी पैथोलॉजी हुई है, दाह पाक राग, गर्भाशय में कुछ भी पैथोलॉजी संप्राप्ति ऐसी हुई है जिसमें पित्त का प्रकोप हुआ है, तो वहां पर अगर यष्टि मधु वाला डाला चीज दिया जाए बहुत अच्छा होगा। और गर्भधारिणी वटी में यष्टि मधु जानबूझ के डाला गया है कि अंदर के लेयर्स को पूरा स्ट्रॉन्ग करना है, पित्त का शमन करना है। फिर कफ का क्लेदन कार्य, कफ का क्लेदन कार्य नहीं होगा तो शुक्र वहां तक जाएगा ही नहीं, शुक्र तो सर्विक्स तक ही रह जाएगा, फंडस तक ही रख जाएगा, बॉडी ऑफ यूट्रस वहां पर ही अटक जाएगा। क्लेदन कार्य होना चाहिए, क्लेदन होगा तो वहां उसको जाने के लिए रेड कारपेट जैसा रास्ता मिलेगा। उसी तरह से फैलोपियन ट्यूब में भी अच्छा होना चाहिए कि क्लेदन कफ क्लेदता अगर रहेगी तभी वो जा पाएगा। उसके लिए फेवरेबल कंडीशन बनाने का कार्य यष्टि मधु करता है। और इस पर विचार करना चाहिए कि गर्भधारिणी वटी से फायदा कैसे हो रहा है। ऐसे नहीं कोई पेशेंट है गर्भधारिणी वटी लिख दिया 2BD खाने के पहले लिख दिया जाओ, ऐसा नहीं, हमें सोचना है समझना है कि ये कार्य कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है और करता ही है। इसको विश्वास रखना चाहिए कि करता ही है। तो इसीलिए ना ये वातत्मक विकारों पे बहुत ज्यादा उपयोगी है। दूसरा है कि दाह शामक है, वेदना शामक है, शोथग्न है, केश्य है। अगर हम लोग प्रजनन संस्थान में देखते हैं तो ये शुक्र धातु को बढ़ाता है, स्त्री शुक्र को भी बढ़ाता है। और ओवा का जो फॉलिकल्स को बनाना, मतलब फॉलिकल्स को अच्छा योग्य तरीके से बनाना, उसमें भी ये सहयोग करता है। और दूसरा ये बता रहे हैं कि जीवनीय है तो रक्तगामी है, रक्त धातु को अच्छा करता है, हार्मोन लेवल को अच्छा करता है। आप लोग कभी भी हार्मोनल इम्बैलेंस के पेशेंट आते हैं आप लोग के प्रैक्टिस में, जिसका एस्ट्रोजन बढ़ा है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ा है, थायराइड बढ़ा हुआ है, तो उसमें जीवनीय गण की दवाइयां देके देखिए बहुत अच्छा फायदा होता है। थायराइड में भी फायदा होता है, एस्ट्रोजन लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर पीसीओडी जैसे कंडीशन में बढ़ा है, इम्बैलेंस्ड है, उसमें आप जीवनीय गण का दवाई दीजिए, यष्टि मधु ही दीजिए, एक केवल यष्टि मधु दीजिए और देखिए टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा हो जाता है। यह रक्तगामी है, रक्त धातु को अच्छा करता है, इसलिए बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर रसायन है, सभी धातु में जाता है और सभी धातुओं का अच्छा रस, रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, गर्भाशय में भी रस भी रहता है, रक्त भी रहता है। गर्भाशय को अगर देखें एनाटॉमिकली तो उसमें रस धातु भी है, रक्त धातु भी है, मांस धातु, मेद अस्थि मज्जा शुक्र सब उसमें है गर्भाशय अवयव में। तो वहां पर भी रसायन कार्य होना चाहिए, तो इसलिए यष्टि मधु डाला है तो कार्य होता है, बल्ले भी है। और दूसरा है कि दुर्बलता अगर रहेगी गर्भाशय में किसी ना किसी तरह से तो वहां क्षयात्मक संप्राप्ति हो सकती है, मार्गवरोधजन्य हो सकती है, आवरण हो सकता है, दोषों की दृष्टि हो सकती है। और दोषों की दृष्टि होने से हम लोग को ऐसा दिखता है कि रजस्त्राव अच्छे से नहीं हो रहा है, इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं, फिर वहां पे कष्टार्थव हो रहा है, मेनोरेजिया हो रहा है, कुछ ना कुछ तो होता है, संप्राप्ति होती है, तभी वो इनफर्टिलिटी होता है। अगर सब चीज अच्छा होगा तो वो तो फर्टाइल होगी। और उसका हेतु सेवन इतना ज्यादा रहता है कि गर्भाशय पे उसका इफेक्ट होता है। मैं जहाँ रहता हूँ पुणे महाराष्ट्र में, ये पूरा हाईटेक एरिया है, मतलब आईटी एरिया है ये एरिया। इधर के पास में आप लोग जाएंगे तो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ बच्चे लोग जो है ना वो पूरे इंडिया से बच्चे लोग पढ़ने आते हैं पुणे में, एडमिशन लेते हैं। तो आप ना 10-11 बजे, अभी तो लॉकडाउन है, अगर लॉकडाउन नहीं होता था तो आप जाके देखिए, लड़के लड़कियां जो रहते हैं ना, खासकर लड़कियां सिगरेट ओढ़ते हुए, सिगरेट पीते हुए पाई जाती हैं। और वो भी कब, तो 10 से 12 बजे के बीच में। रात्रि जागरण भी कर रही हैं, आवारागर्दी भी कर रही हैं। माता पिता सोचते हैं कि बच्चियां पढ़ने गई हैं, एमबीए करने गई हैं, हमारी बेटी सिम्बोसिस में पढ़ रही है, यहाँ लड़की क्या कर रही है, तो सिगरेट पी रही है, वो भी चेन स्मोकर की तरह। और मैंने बहुत बार देखा है यहाँ पे, और वो रास्ते में लड़कों के साथ खेल रही है, घूम रही है, सब कुछ कर रही है, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। क्योंकि आजकल तो सब आज़ादी का जमाना आ गया है, तो ना सिगरेट पीते हुए पाई जाती हैं। अगर, और मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों ने भी बताया कि डॉक्टर हमको इनफर्टिलिटी इसीलिए हुआ क्योंकि हम सिगरेट बहुत ज्यादा पी रही थी। उसका इफेक्ट गर्भाशय पे नहीं होगा क्या? आप खुद सोचिए, नहीं होगा क्या? फिर आईवीएफ सेंटर इतने क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि हेतु सेवन ऐसा हो रहा है। आईवीएफ वाले तो बैठे हैं कि आप आओ, और वो वहाँ आईवीएफ सेंटर में आप जाएंगे ना, मैं किसी का नाम नहीं रखा, वहां पे ना वो पेशेंट को पेशेंट नहीं समझते हैं, जैसे गाय बैल आते हैं ना उस तरह से वो समझते हैं। उनसे बात भी नहीं कोई करता, पैसा दो, 4 लाख 5 लाख दो और हम आईवीएफ करेंगे और जाओ। अगर नॉर्मल नहीं हो रहा है तो डोनर का लेंगे और उससे आईवीएफ करके और आपको भेज देंगे। हुआ तो हुआ, पैसा तो भर दो, और 3 या 4 बार चांस देंगे, हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर पैसा भरो, फिर पैसा भरो, फिर पैसा भरो। मतलब वहां पे ऐसे जो ह्यूमैनिटी बोलते हैं वो तो होता ही नहीं है। डॉक्टर तो लूटने के लिए बैठे हैं। और जब हम हेतु देखते हैं तो ये सिगरेट पीना, रात्रि जागरण करना, वेगों का अवरोध करना, ये सब हेतु रहता है।
आयुर्वेद की दृष्टि से हम समाज को नहीं बदल सकते, हम केवल चिकित्सा कर सकते हैं, हम चिकित्सक हैं। हम अपना बात बोल सकते हैं, अगर सामने वाला बात मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो जय राम जी की। आपको जो सही लगता है वो काम करिए, क्योंकि भोगना तो खुद ही पड़ेगा, बच्चे नहीं होंगे। फिर वो बोलते हैं हम सैरोगेसी से वो कर लेंगे, ठीक है आप करिए, आपकी मर्जी है, लेकिन हम मेडिसिन से कैसे करें? तो यहाँ पर ये जीवनीय गण की दवाइयाँ जो है, यष्टि मधु, प्रजास्थापन गण की दवाइयाँ, ब्राह्मी वगैरह है, वो डालने से ठीक हो जाएगा। हेतु सेवन में सिगरेट स्मोकिंग वगैरह बहुत पाया जाता है, मुझे ये बताना था। अब फिर है वाराही। वाराही मतलब विदारी, विदारी को वाराही बोलते हैं। इसके बारे में ऐसा पता है कैदेव निघंटु में, कैदेव निघंटु में ऐसा बताया है कि शौक्रो मधुरोदिक्तः कटुको रस पाकयो शुक्रायु। जो विदारी है वो शुक्र को बढ़ाता है। स्वर वर्णाग्नि बल पित्त विवर्धना कफ कुष्ठ रुन्मेह कृमिन हंति रसायनम। मतलब शुक्र को बढ़ाने वाला विदारी कंद है, और यह गर्भधारिणी वटी में डाला हुआ है। गर्भधारिणी वटी में जो विदारी है वो दीपन कार्य करता है, अनुलोमन करता है, कृमि को भी नष्ट करता है, कृमिघ्न है। वहां पर अगर गर्भाशय में कृमि के वजह से वो गर्भधारणा नहीं हो पा रही है, कृमि का इफेक्ट, कृमि कहाँ होते हैं? पुरुष, पुरुष धरा कला में भी हो सकते हैं, जिसको हम पुरुषज कृमि बोलते हैं। वह गर्भाशय में भी हो सकते हैं, वह इंटेस्टाइन में भी हो सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, आमाशय में भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं। और कृमि जन्य संप्राप्ति की वजह से, कृमि का विचार बहुत कम किया जाता है इनफर्टिलिटी में, कृमि की वजह से भी हो सकते हैं। तो ये कृमिघ्न है विदारी। फिर अग्निमांद्य पे काम करता है, शूल पे काम करता है, रक्तगामी है, मेदोगामी है, फिर शुक्रगामी है, रक्त विकार को ठीक करता है, गंडमाला वगैरह अवृषत्व सबको ठीक करता है। तो इसलिए ना वराही जो है विदारी, इसको डाला गया है गर्भधारिणी वटी में। ये बृहण करता है, शुक्र बढ़ाता है, रसायन है, और वहां गर्भाशय को बल्य है। हमें ना जो भी काम करना है गर्भाशय को कंसिडर करके करना है। उसके बाद में शतावरी, शतावरी जो है वो वयस्थापन गण में भी है, और शतावरी जो है प्रजास्थापन गण में भी है, बल्य भी है, इसलिए गर्भधारिणी वटी में डाला गया है। शतावरी के बारे में देखेंगे तो ऐसा श्लोक में बताया गया है, शतावरी गुरु शीता तिक्ता स्वाद्वी रसायनी मेधाग्नि पुषा नेत्रा स्निग्धा नेत्रा गुलमाती सारजित शुक्र स्तन्य करी। शुक्र धातु को अच्छा कर रही है, स्तन्य करी तो है ही, शुक्र धातु को अच्छा कर रही है। बल्या वात पित्तास्त्र शोथजित, शोथ को भी दूर कर रही है। अगर गर्भाशय में किसी ना किसी वजह से ऐसी पैथोलॉजी हुई है कि शोथ आ गया है, सूजन बहुत ज्यादा आ गई है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। फिर ऐसा बता रहे हैं महाशतावरी मेध्या हृदय वृक्षा रसायनी, वाजीकरण के लिए भी अच्छा है, वृक्ष भी है और रसायन के लिए भी अच्छी है, इसलिए शतावरी। वयस्थापन है, वहां गर्भाशय का वय जो है, क्या होता है कि जैसे कंसीव नहीं हो रहे हैं तो धीरे धीरे ना मेनोपॉजल सिम्टम आने लगते हैं, एएमएच वैल्यू कम होने लगता है, मतलब गर्भाशय बूढ़ा होने लगता है, वृद्ध होने लगता है, जरा अवस्था आने लगती है, वात का प्रकोप होता है, ड्राइनेस आने लगती है। वहां पर शतावरी जैसे द्रव्य डाले। जो गुरु है स्निग्ध है, स्निग्धता गुणयुक्त है, इसीलिए ना हम लोग फलकृत खिला के गर्भधारिणी वटी देते हैं। स्निग्धता बहुत ज्यादा रहनी चाहिए, और रस में मधुर तिक्त है, विपाक में मधुर है, वीर्य में शीत है। शतावरी जो है ना वो क्या करता है? प्रजनन संस्थान बच सकते हैं, तो ये उत्तम गर्भ पोषक है। गर्भधारिणी वटी को हम लोग ना एएनसी में भी दे सकते हैं, एंटीनेटल केयर जब करते हैं तब भी दे सकते हैं, डिलीवरी प्रेगनेंसी के टाइम में भी दे सकते हैं, और पोस्ट नेटल केयर में भी गर्भधारिणी वटी दिया जाता है, ताकि उससे ना गर्भाशय को बल मिले। और कंसीव होने के पहले भी दे सकते हैं, अगर वो नहीं हो पा रही है, इनफर्टिलिटी के कंडीशन में भी दे सकते हैं। गर्भधारिणी वटी को हम पीसीओडी के कंडीशन में भी दे सकते हैं, फिर फाइब्रॉइड की कंडीशन में भी। और अगर छोटी बच्चियों को भी दे दिया जाए, जैसे अभी 12-13 साल में मिनार्चे हो गया और उसके बाद में मेंसेस शुरू हो गए, और वह अगर उसकी शादी हो गई और उसको बच्चे जल्दी चाहिए, अगर चाहिए, या स्त्री का स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, उसमें गर्भधारिणी वटी को टॉनिक के रूप में दे दिया जाए, बहुत अच्छा फायदा करता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो यह क्या करता है? गर्भ पोषण करता है। फिर शुक्रल है, शुक्र धातु अच्छा बना देता है, और यह मेन शतावरी है, यह हैबिचुअल एबॉर्शन को रोकता है, मतलब गर्भस्राव को कंट्रोल करता है, रक्त प्रदर को ठीक करता है। अगर बहुत मेनोरेजिया अस्त्रिग्धर की कंडीशन है उसमें शतावरी बहुत अच्छा काम कर देता है। शुक्र क्षीणता में काम करता है, और शुक्र क्षीणता को हमारे गुरुजी लोग बोलते हैं कि एएमएच वैल्यू कम होना, एंटी मुलेरियन हार्मोन कम होना, और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, तो वहां पर रसायन द्रव्य देने के लिए बोलते हैं। एएमएच वैल्यू कम है तो प्रजास्थापन गण, वयस्थापन गण और गर्भधारिणी वटी देने के लिए बोला जाता है। तो आप लोग इसका प्रयोग करिए, एएमएच वैल्यू 100% बढ़ता है। इसमें मैं और भी जो भस्म बता रहा हूँ आगे देखते जाइए कि आगे आगे इसमें कितना अच्छा अच्छा चीज है।
तो मैंने ये बता दिया कि शतावरी है, रसायनी है, मज्जा धातु पे अच्छा काम करती है, शुक्र पे अच्छा काम करती है, शुक्र को बहुत ज्यादा बढ़ाती है, नॉर्मल अवस्था में ला देती है, फिर रक्त पित्त की संप्राप्ति को भी भंग करती है, मतलब उसको ठीक कर देती है। पुरुष में भी बहुत अच्छा काम करती है, पुरुष अच्छा से आने लगता है, आंखों के लिए अच्छा है, आमाशय के लिए अच्छा है, पित्ताशय के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है। हार्ट में, हृदय में क्या रहता है, साधक पित्त रहता है। अब आता है शरपुंखा। शरपुंखा वनस्पति गर्भ धारणी वटी में डाला है। तो अगर हम लोग देखेंगे ना, मैं जो भी बता रहा हूँ मैं पूरा स्टडी करके आता हूँ और मुझे रिजल्ट आता है गर्भधारणी वटी से, हमारे सर देते हैं। और ना बहुत सारे पेशेंट जो हैं आईवीएफ करा करा के आए और उनको गर्भधारणी वटी दिया, और ना उनको बस्ती दिया, 3 महीने मात्रा बस्ती दिया, नस्य दिया, और सिंपल सिंपल गर्भधारणी वटी, पुष्प धनवा रस और रस पाचक, रक्त पाचक, और ये दे दिया, नवायस लो, ताप्यादि लो, ये दे दिया, और वो कंसीव हो गए। इतना इजीली फायदा होता है, इतना इजीली। गर्भधारणी वटी का प्रयोग करिए। अगर आप लोग, मैं चैलेंज देता हूँ, गर्भधारणी वटी का प्रयोग करेंगे ना आप लोग अपने सारे पेशेंट को, आईवीएफ सेंटर सारे बंद कर सकते हैं आप लोग। इतना अच्छा ये मेडिसिन है, इसका फायदा होता है। शरपुंखा वनस्पति के बारे में बता रहे हैं भाव प्रकाश निघंटु में। शरपुंखा प्लिह शत्रु नीला वृक्षाकृतिश्च सहा, शरपुंखा यकृप्लिह गुल्म व्रण विशापः, तिक्त कषाय काशास्त्र श्वास ज्वर हरो लघु। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हमको इसमें से क्या लेना है, मतलब हम एक दृष्टिकोण देख रहे हैं कि गर्भाशय पे इसका क्या कार्य होता है। तो यह क्या है कि लघु तीक्ष्ण है, रस में तिक्त कषाय है, विपाक में कटु है, वीर्य में उष्ण है, और यह कफ वात शामक है। शोथग्न है, मतलब गर्भाशय में अगर शोथ आया है तो उसको ये ठीक कर देता है। कुष्ठग्न है, गर्भाशय का कुष्ठ मतलब एडिनोमायोसिस, गर्भाशय का कुष्ठ मतलब एंडोमेट्रियोसिस, कुष्ठ ही तो है ना। और दूसरा क्या है, फाइब्रॉइड होना, सिस्ट होना, ये सब सारी संप्राप्तियां क्या हो रही है, कुष्ठ जैसी ही संप्राप्ति हो रही है वहां पर। अर्बुद हो रहा है और कुष्ठ ही हो रहा है वहां पे, तो यह कुष्ठग्न है शरपुंखा। क्लेद को दूर कर देता है, रक्त संचरण अच्छा करता है। जो संप्राप्ति हुई है त्वचा रक्त मांसलेशिका गर्भाशय के, त्वचा के जो कुष्ठ हुआ है उसको ये ठीक कर देता है गर्भाशय के। तो विषग्न भी है, विष को दूर करता है। जंतुग्न है, जो भी वहां पे कोई भी इन्फेक्शन हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से और उसकी वजह से वो नहीं हो पा रहे, कंसीव नहीं हो पा रहे, उसको ठीक करता है। व्रण रोपक है, जख्म को ये भर देता है। रक्त रोधक है, रक्त का अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, मेनोरेजिया की कंडीशन है, उसको भी ये बैलेंस कर देता है। और ये अगर प्रजनन संस्थान में देखेंगे तो मूढ़ गर्भ में भी फायदा करता है, कष्टार्थव में उपयोगी है, और शरपुंखा नाम की वनस्पति है, शुक्र दौर्बल्यता में भी काम करती है। इसलिए इतना विचार करके ऋषि मुनि लोगों ने गर्भधारणी वटी में इसका प्रयोग कर दिया है। इसका रेफरेंस जो है गर्भधारणी वटी का वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, जब मेरे को जैसे मिलेगा मैं वैसे ही बता दूंगा। लेकिन गर्भधारणी वटी में क्या क्या होते हैं वह कंटेंट्स मैंने अपने सर के नोट से निकाला और आप लोगों को बता रहा हूँ। अब चंदन डाला हुआ है, चंदन जो है वो दाह प्रशमन है, पित्त का शमन कर देता है, कंडुग्न है, विषग्न है, विष को दूर कर देता है, वर्ण है। अब वर्ण कार्य जो हो रहता है वो क्या रहता है, गर्भाशय को भी एक तरह से वहां पे डिस्कलरेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, कलर चेंज हुआ है गर्भाशय में, संप्राप्ति ऐसी हुई है। अगर फाइब्रॉइड हो गया है, सिस्ट हो गया है, एंडोमेट्रोसिस हो गया है, वहां वर्ण कार्य किया तो अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। हमारे सर ऐसा बताते हैं कि कोई भी अवयव का अपना प्राकृत रंग होता है, जैसे कि ग्रहणी कला है उसका प्राकृत रंग है, अगर हृदय है उसका प्राकृत रंग है, किडनीज है उनका प्राकृत कलर है, लीवर है उनका प्राकृत कलर है, स्प्लीन है उसका प्राकृत कलर है, पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका प्राकृत कलर है। तो अगर हमें कोई ऐसे पैथोलॉजी मिल रही है कि उसका कलर चेंज हो रहा है, जैसे सेरोसिस ऑफ लीवर या फिर फाइब्रोसिस हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, तो क्यों ना वर्णगन का प्रयोग करके उसकी प्राकृत कलर लाया जाए। मतलब ये भी एक स्टाइल है ट्रीटमेंट करने का। मतलब हमारे सर है ना दिन रात सोचते रहते हैं, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वर्णगन की दवाइयां दी, और जब वर्णगन की दवाइयां दी तो पता चला कि वो दे रहे थे वर्णगन, लेकिन लीवर जो था उसका सेरोसिस ठीक होने लगा, रिकवरी होने लगा और लीवर पूरी तरह से ठीक हो गया। हार्ट में दिया जहाँ पे कलर, उन्होंने ये सोचा कि ये कलर को हमको चेंज करना है, जैसे पुरुष विरंजनीय गण है, मूत्र विरंजनीय गण है, उसी तरफ सार्वदेहिक अवयव पे काम करना है। तो वर्णगन की दवाइयों का प्रयोग करके एक करना चाहिए कि क्या हो रहा है। और वर्णगन में क्या है, चंदन, पद्मक, उशिर, सारीवार, नाकेशर, ये सारी दवाइयां हैं जो सेफ हैं, बहुत अच्छा है। तो उसमें वर्णगन में चंदन भी है, हल्दी, दारू हल्दी, हरितकी, ये सब डाला हुआ है। तो हल्दी भी डाला हुआ है। किसी को गोरा करना होता है शादी के पहले तो हल्दी लगाते हैं, धूप में नहीं जाना होता है, तो चेहरा कितना उज्जवल हो जाता है क्योंकि कलर को वो चेंज करता है। तो वैसे ही चंदन है तो वर्ण है, वर्ण कर है तो ये क्या करता है गर्भाशय में जो इसी तरह से ग्रहणी कला अगर दूषित है तो कफज ग्रहणी में कैसा होगा, कलर चेंज होगा,
पित्तज ग्रहणी में ग्रहणी का कलर चेंज होगा। ये विचार करना चाहिए हमें कि हमें कलर को नॉर्मल लाना है। कलर को नॉर्मल लाए अवयव के तो वो व्याधि ठीक हो जाएगी, वहां की संप्राप्ति ठीक होगी। इसी का प्रयोग करके चंदन को यहाँ डाला है, जो पित्त शामक है, कफ शामक है, पित्त कफ जन्य विकारों को ठीक करता है। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो लघु वृक्ष है, रस में तिक्त मधुर है, विपाक कटु है, वीर शीत है। प्रजनन संस्थान में देखेंगे तो यह कुणप ग्रंथि पुय युक्त जो आर्तव रहता है उसको ये ठीक कर देता है। चंदन जो है रक्त प्रदर में अच्छा काम करता है। जो मेनोरेजिया मेट्रोरेजिया की कंडीशन रहती है, बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस आ रहे हैं और क्लॉट क्लॉट आ रहे हैं, उसको अगर को भी ठीक कर देता है। श्वेत प्रदर को भी ठीक करता है। अगर इनफर्टिलिटी के कंडीशन में व्हाइट डिस्चार्ज बहुत हो रहा है, लिकोरिया हो रहा है और उसके वजह से इनफर्टिलिटी है, तो वहां पे कुछ ना कुछ पैथोलॉजी हुई है, उसको हमें ठीक करना है। तो चंदन डाला है गर्भधारिणी वटी में, इसलिए श्वेत प्रदर ठीक करता है। शुक्र मेह को ठीक करता है, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। और ये दाह को शमन करता है, पित्त की संप्राप्ति को भंग कर देता है, ठीक कर देता है। दूसरा मूत्र प्रवृत्ति अच्छा कर देता है, इसलिए चंदन गर्भधारिणी वटी में डाला हुआ है। मैं जो भी बता रहा हूँ ना, गर्भधारिणी वटी में ये क्यों डाला है, इसका क्या उपयोग है, इस हिसाब से बता रहा हूँ। फिर कुष्ठ नाम की वनस्पति है, तो ये लघु वृक्ष तीक्ष्ण है, रस में कटु मधुर है, तिक्त कटु मधुर है, विपाक में कटु है, वीर्य में उष्ण है। तो कुष्ठ वनस्पति में भाव प्रकाश निघंटु में ऐसा बताया है, कुष्ठ मुष्टम कटु स्वादु शुक्रलम तिक्तकम लघु हंति वातस पित्तास्त्र कास्त कुष्ठ मरुत्कफान। अब अगर हम लोग इसका देखेंगे कि प्रजनन संस्थान में क्या है, तो गर्भाशय को उत्तेजना देती है। गर्भाशय जो है ना वो मेंसेस नहीं आ पा रहे, मेंसेस रेगुलर नहीं है, उसको कुछ ना कुछ तो स्टिमुलेशन देना जरूरी है। वो भी मेडिसिनल हर्बल मेडिसिन से अगर हम लोग स्टिमुलेशन देंगे तो मेंसेस जो है वो आने लगेंगे, एमेनोरिया जो है वह होने मतलब वो ठीक हो जाएगा। इसलिए गर्भाशय को उत्तेजना देने का कार्य कौन करता है, तो गर्भाशय करता है। कुछ लोग आप लोग देखा होगा कि कुछ लोग पढ़ते नहीं है, लेजी रहते हैं, उनको फिर स्टिमुलेशन देना पड़ता है। उनको अगर नहीं सुनते तो कान के नीचे बजाना पड़ता है, कान के नीचे बजाए ना तो वो ना पढ़ने लगते हैं, उनको थोड़ा सा डर लगता है कि कोई तो है हमें। उसी तरह से गर्भाशय जो लेजी हो गया है उसको कुष्ठ नाम की वनस्पति ना उत्तेजना देती है, स्टिमुलेट करती है, तो गर्भाशय से वो साइकिल जो है वो शुरू हो जाता है। उसी तरह से आर्तव जनन है, आर्तव बनाना वो भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। आर्तव अगर नहीं बनेगा, अल्पार्तव बन रहा है तो उसकी वजह से कष्टार्तव होगा। तो ये आर्तव जनन है, इसलिए इसका प्रयोग गर्भधारिणी वटी में करते हैं। स्तन्य जनन है, शुक्र शोधन है, स्त्री शुक्र को भी अच्छा करता है, पुरुष शुक्र को भी अच्छा करता है। वृक्ष भी है, आर्तव आर्तव अवरोध जन्य संप्राप्ति है उसको ये ठीक कर देता है, कष्टार्तव को ठीक करता है, गर्भाशय का शुद्धि करता है। गर्भाशय को शुद्ध करना जरूरी है कंसीव करने के लिए। कचरा जब तक साफ नहीं होगा तब तक वहां पे कंसीव नहीं हो पाएंगे, इसलिए कुष्ठ नाम की वनस्पति डाला हुआ है। और स्त्री जननेंद्रिय पे इसकी कार्य कार्य जो रहता है उत्तेजना की रहती है। कभी कभी क्या होता है, उत्तेजना नहीं रहती है, लॉस ऑफ लिबिडो रहता है, सेक्सुअल डिजायर ही नहीं रहती है, वहां पे कुछ भी करो कुछ भी नहीं होता है, वहां पे उत्तेजना की जरूरत होती है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन होके नर्वस स्टिमुलेशन मिलना जरूरी है। तो ये कुष्ठ वनस्पति ऐसा काम करती है, उत्तेजना करती है। जो सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, लेबिया मेजोरा माइनोरा और क्लाइटोरिस जो रहता है उसको स्टिमुलेट करती है। ये जब वो स्टिमुलेट होगा तो अपने आप काम की इच्छा होने लगेगी, फिर इच्छा होगी तो फिर वो कंसीव करने में इजी जाएगा। इसलिए कुष्ठ वनस्पति का, और ये भी नेचुरल है, ये नहीं है कि केमिकल है, केमिकली नहीं कर रहे हैं, आर्टिफिशियल नहीं कर रहे हैं, ये नेचुरली करके फिर अपना काम करके रुक जाती है, फिर अपने आप प्राकृतिक रूप से वो कार्य होने लगता है। उसी तरह से अश्वगंधा डाला है। अश्वगंधा जो है भाव प्रकाश निघंटु में बताया है, अश्वगंधा नीलश्लेष्म शुत्र शोथशायापाहा बल्या रसायनी तिक्ता कषा उष्णाति शुक्रला, ये शुक्र धातु पे अच्छा काम करती है। तो अश्वगंधा को देखें तो लघु और स्निग्ध है, मधुर कषाय तिक्त है, मधुर है, वीर्य में उष्ण है। इसका प्रजनन संस्थान में देखेंगे तो शुक्र दौर्बल्यता में काम करती है, गर्भाशय को बल देती है। गर्भाशय में अगर सूजन आई है, शोथ हुआ है तो अश्वगंधा घृत भी खिलाते हैं, और अश्वगंधा जो है सूजन की संप्राप्ति जो है, शोथ की संप्राप्ति उसको भंग कर देती है, इंफ्लेमेटरी जो भी कंडीशन है उसको ठीक कर देती है। उसी तरह से ये बल्य है, पौष्टिक है, वृक्ष है, इसलिए अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं। और अश्वगंधा वाजिकर भी है, शुक्र धातु को अच्छा करते हैं, वाजिकर भी है, अति शुक्रला भी है, फिर पुष्टि करती है, मांस और मेद धातु की पुष्टि करती है वहां पर।
वहां पर कभी कभी फेलोपियन ट्यूब जो रहता है बहुत वीक रहता है, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी रहती है। वहां पर हम लोग देखेंगे ना, गर्भाशय को पूरा रिसर्च करना चाहिए कि गर्भाशय में ऐसा क्या हुआ है कि कंसीव नहीं कर पा रही है। तो कभी कभी फेलोपियन ट्यूब में वीकनेस रहती है, कभी कभी श्लेष्मल कला जो रहती है, विलाइज जो ओवा को लेके आ रहे हैं वो वीक रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ओवा अच्छे से नहीं, इमेच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये सब जो प्रोसेस है ओवा में जो काम हो रहा है ओवम में, वह काम नहीं हो पा रहा है और उसके वजह से गर्भ धारणा नहीं हो पा रही है। तो ये सारा कार्य जो है वो अश्वगंधा जैसी वनस्पतियां अगर हम लोग देते हैं ना तो ये कार्य अच्छे से होने लगता है। गर्भाशय को बल मिलना जरूरी है, गर्भाशय को बल मिलेगा, ताकत मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा, तो अपने आप गर्भ धारणा होने में सहायता हो जाएगी। इसलिए यह और मज्जा धातु पे भी काम करती है, स्वप्नजनक है। मतलब अश्वगंधा का आपने शीर पाक बनाया और किसी को दिया ना तो नींद अच्छी आने लगती है। अश्वगंधा का वो काम है कि वो निद्रा जनन है। और यहाँ पर इनफर्टिलिटी में स्ट्रेस लेवल को कम करना जरूरी है। एक वो जो डाबर कंपनी है वो स्ट्रेस कॉम नाम का मेडिसिन बनाती है कैप्सूल, उसमें अश्वगंधा डाला है, वो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए वो उन लोगों ने बनाया। तो ये जो है ना गर्भधारणी वटी में इसका रोल है, माइंड का एंजाइटी, घबराहट, डिप्रेशन इसको कम करती है, निद्रा को भी ठीक करती है और उसके बाद में जननेंद्रियों को भी ताकत दे देती है। मतलब वहां पर भी गर्भधारणा के लिए ये जरूरी चीज है उसको। भस्म जो है वो एएमएच वैल्यू को बहुत अच्छा कर देती है। स्वर्ण के बारे में हम लोग देखेंगे तो स्वर्ण भस्म के बारे में है कि मानसिक व्याधियों को दूर करता है, जो भी मेंटली स्ट्रेस है उसको कम कर देता है, भूत बाधा को नष्ट कर देता है, फिर काम इच्छा के आनंद को बढ़ाने वाला है। मतलब जो फोर प्ले जो रहता है उस टाइम पे काम इच्छा ज्यादा प्रोलॉन्ग रहनी चाहिए फोर प्ले के टाइम पे, तो ये काम की इच्छा को बढ़ा देता है, सुख को बढ़ाता है। जो काम की जो मैथुन कर्म हो रहा है उसमें सुख मिलना जरूरी है, सुख नहीं मिलेगा तो वह कंसीव नहीं कर पाएगा। तो सुख प्रदान करता है, पुष्टि प्रदान कर देता है, तारुण्यता करता है, अंदर ही अंदर यौवनावस्था को ला देता है, प्रमेह को दूर करता है, क्षीण व्यक्ति को पुष्ट करने वाला है। पेशेंट में टीबी का इतिहास है, उसका इफेक्ट होकर इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी है। तो अगर मैं स्वर्ण भस्म वाला गर्भधारणी वटी दिया तो जरूर वहां पे 100% काम होगा। उन्माद को ठीक करता है, शरीरगत रोगों को दूर कर देता है, स्मरण शक्ति अच्छा करता है। अब जो गर्भाशय है उसका भी माइंड रहता है, जैसे हम लोग का माइंड रहता है ना वैसे हार्ट का भी माइंड रहता है, क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है, वो हमारे कंट्रोल में थोड़ा ना है, अपना हार्ट कम कर रहा है। और लीवर अपना काम कर रहा है, हमारे कंट्रोल में थोड़ा ना है। तो लीवर का भी अपना ब्रेन है, हार्ट का भी ब्रेन है, स्प्लीन का भी अपना ब्रेन है, गर्भाशय का भी ब्रेन है। गर्भाशय खुद डिसाइड करता है कि मुझे कब मेंसेस लाना है, कब क्या करना है, हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। तो वहां वहां का भी जो मन है उस पे ये काम करता है स्वर्ण भस्म। वहां का भी अगर उन्माद हो गया है, गर्भाशय का उन्माद है, उसकी वजह से भी मेंसेस इरेगुलर आ रहे हैं, तो उसके मन को भी कंट्रोल करना जरूरी है। आप हर अवयव को ये सोचिए कि उसका भी माइंड है और उसके माइंड को भी काम करना है। तो वहां पर ब्राह्मी और ये स्वर्ण भस्म ये उसके माइंड को अच्छा करता है, वहां का फिर फिजियोलॉजी अच्छा हो जाता है। उसी तरह से ये हृदय है, हार्ट के लिए अच्छा है, सौम्य है, रसायन है, वाजीकरण है, चक्षुष्य है, योग वाह्य, ओज वर्धन करता है, संतति प्रद है। देखिए संतति प्रद है, स्वर्ण भस्म का सेवन कराते हैं तो यह एएमएच वैल्यू को अच्छा कर देता है, इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को अच्छा करता है, थायराइड में भी अच्छा काम करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को अच्छा कर देता है। अब ये गर्भधारणी वटी का प्रयोग करके आप लोग देखिए, आप लोग ना नेट पे जाइए और नेट पे गूगल स्कॉलर करके जो साइट है उसमें जाइए और उसमें कंपैरेटिव स्टडी किया गया है गर्भधारणी वटी का इनफर्टिलिटी में कितना काम हुआ है, और आप लोग को पता चलेगा पॉजिटिव रिजल्ट है, हर पेशेंट में बहुत अच्छा काम हुआ है। और ये साइंटिफिक डेटा है सबके पास, एनालिसिस
कि गर्भधारणी वटी से जरूर संतति मिलती है और इसका फायदा होता है। इसी तरह से रौप्य भस्म है। रौप्य भस्म अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें गर्भधारणी वटी में डाला है, तो यह रौप्य जो है ना, यह क्या है, शीत वीर्यात्मक है। पित्त अगर बढ़ा हुआ है, हीट बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से गर्भाशय में आर्तव, आर्तव कैसे आग्नेय है, आर्तव को मतलब बैलेंस करना जरूरी है। बहुत ज्यादा उसमें अगर एसिड लेवल बढ़ गया, उसका पीएच बढ़ गया, तो गर्भधारण नहीं होगी, स्पर्म को तुरंत ही मार देगा वो, मतलब स्पर्मिसाइडल हो जाएगा। तो वहां पर सौम्य गुण की जरूरत रहती है, मतलब वहां पे ठंडक लाना जरूरी है, इतना भी ज्यादा गर्म ना हो जाए कि शुक्र को वो मार ही दे। तो इसीलिए ना शीत वीर्यात्मक है, यह रसायन में कषाय है, अम्ल रस युक्त है, और गर्भाशय को ये बल देता है। गर्भाशय, पूरी गर्भाशय मतलब फैलोपियन ट्यूब को, ओवरीज को, फिर उसके बाद में बॉडी ऑफ फंडस, फंडस जो बोलते हैं इसको, फिर जो 3 लेयर रहते हैं, पायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, इसको गर्भाशय को बल देता है। इसलिए हमारे सर का एक फॉर्मूला है, रजत फॉर्मूला, उसमें चांदी का भस्म डाला हुआ है। दूसरा है कि फंडस को ताकत देता है, सर्विक्स को देता है, वजाइना तक को भी ये ताकत देता है रौप्य भस्म। वहां पे अगर जैसे योनि दाह हो रहा है, मेंसेस के टाइम पे बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, रौप्य भस्म का सेवन कराते हैं ना, या ताप्यादि लौ में भी है, तो वह देने से ना योनि दाह कम हो जाता है। इसीलिए गर्भधारणी वटी में रौप्य भस्म डाला है, तो यह क्या करता है कि वहां पे दाह और पाक और राग, लालिमा, ये जो संप्राप्ति है उसको ये ठीक कर देगा, बैलेंस कर देगा। फिर रुचि कारक है, लेखन कार्य करता है, आयुष्य को ठीक करता है, वय स्थापक है, मेधावर्धक है, वृक्ष है, ऐसा बताएं। फिर हम लोग देखेंगे तो लौह भस्म इसमें डाला हुआ है गर्भधारणी वटी में। लौह भस्म जो है वो अग्नि को प्रदीप्त करता है। अब गर्भाशय की भी अपनी अग्नि होती है, मतलब हम लोग देखते हैं ना कि अग्नि का कार्य तो सब जगह हो रहा है। मतलब अगर हम लोग देखेंगे कि अग्नि का कार्य अच्छा हो रहा है, इसीलिए तो रस धातु, रक्त धातु, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र हर तरह से बन रहे हैं, और फिर परिपोषण हो रहा है, और सार्वदेहिक रस है। रस की अग्नि सार्वदेहिक है, रक्त की अग्नि सार्वदेहिक है। पाचक पित्त अपना स्थूल मतलब जाठराग्नि लेवल से काम कर रहा है, लेकिन फिर धात्वग्नि लेवल है, उसका तो कार्य पूरे शरीर में। इसी तरह से गर्भाशय की जो धात्वग्नि है उसको अच्छा करना है, गर्भाशय की जो भूताग्नि है उसको अच्छा करना है। इसलिए जो लौह भस्म है वह अग्नि को प्रदीप्त करता है, गर्भाशयगत जो अग्नि है उसको अच्छा करता है, कोष्ठ का शुद्धि करता है। जब लौह भस्म का सेवन कराते हैं ना, तो रक्त धातु अच्छा बनता है और पेट अच्छे। अब लौह भस्म जो है इसको बैलेंस, लौह भस्म ऐसे डायरेक्ट ज्यादा खाएंगे कॉन्स्टिपेशन करता है, लेकिन लौह भस्म को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मदन फल डाला हुआ है, मतलब वो अच्छे से पेट साफ करे। मदन फल डाल के गर्भधारणी वटी डाला गया है, तो रोज का रोज पेट साफ होता है, मतलब बैलेंस किया गया है ये दवाई को ऐसे। तो यह क्या करता है, कोष्ठ की शुद्धि करता है, रक्तवर्धक है गर्भधारणी वटी, कफ वातर है। तो गर्भधारणी वटी का प्रयोग करके ऐसे देखा गया, मैंने देखा अपने प्रैक्टिस में कि मैं जिसका एचबी लेवल कम था, और उनको मैंने 3 महीने गर्भधारणी वटी खिलाया 2 BD के मात्रा में, और कुछ नहीं किया, केवल गर्भधारणी वटी किया, और उसके बाद में देखा तो एचबी लेवल अच्छा हो गया। फिर उनका ना मेंसेज अच्छे हो गए, रेगुलर हो गए। फिर उसके बाद में मैंने देखा तो उनका जो हार्मोन्स इम्बैलेंस था वो अच्छे हो गए, फॉलिकल्स जो है वो रप्चर होने लगे, एएमएच वैल्यू बढ़ गया। मतलब इतना सारा कार्य गर्भधारणी वटी अकेले ही कर पा रहे हैं, और उसमें फिर वो कंसीव भी हो गई, और बच्चे अभी 2005 में हुए। आज वो 15 साल के बच्चे हैं, एकदम हेल्दी बच्चे हैं, और फिर बाद में बीमार भी नहीं पड़ते, सर्दी खांसी जुकाम भी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर पेशेंट को ठीक कर दिया हूँ, वह पेशेंट का मिथ्याहार विहार भी इंपॉर्टेंट है, पेशेंट का विश्वास भी इंपॉर्टेंट है, और पेशेंट ने दवाई खाया कि नहीं खाया वह भी इंपॉर्टेंट है। कुछ पेशेंट रहते हैं वो बहुत नालायक रहते हैं, मतलब वो ना दवाई ही नहीं खाना चाहते, वो इतने डिप्रेस्ड रहते हैं, वो परमात्मा पे और नसीब पे कोसते रहते हैं कि हमको नहीं दिया, दवाई नहीं। वो जो त्याज्य पेशेंट है उनको छोड़िए, लेकिन ना गर्भधारणी वटी से कंसीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा, और सक्सेस रेट बढ़ जाता है। उसी तरह से जो लौह भस्म है ये आम और कफ को भी दूर करता है, क्लेद को भी दूर करता है, शोथ को दूर करता है, दाह को दूर करता है, रक्तज रोगों को दूर करता है। तो इसलिए लौह भस्म इसमें डाला हुआ है। अब इसके बाद में वंग भस्म। वंग भस्म आपको पता है कि शुक्र धातु पे अच्छा का, शुक्र धातु पे उसका गामित्व है, काम करता है, और गर्भाशय को ये बल देता है। वंग भस्म, वंग भस्म जो है वो विष रोग को दूर कर देता है, मूत्र कृच्छता को ठीक करता है। वंग भस्म श्वेत प्रदर, व्हाइट डिस्चार्ज, लिकोरिया, इन सब को ठीक करता है। उपदंश जैसी व्याधियां है उसको ठीक करता है, ओजोमेह को ठीक करता है। गर्भाशय च्युति अगर हो गया है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, वो डिसलोकेट हो गया है, अपना स्थान पे नहीं रह पा रहे, उसमें भी वंग भस्म अच्छा काम करता है। फिर जरा रोग, मतलब अगर बुढ़ापा आ गया, गर्भाशय बूढ़ा हो रहा है,
तो उसको ये नॉर्मल कर देता है, यंग कर देता है। फिर उसमें दाह हो रहा है, उसको ये ठीक कर देता है। उसमें विषजन्य संप्राप्ति हुई है, उसको ठीक कर देता है। वात व्याधि, अगर मतलब वो ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ गया गर्भाशय में, एंडोमेट्रियल लेयर में, उसको ये स्निग्ध कर देता है, ताकत दे देता है। मतलब वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करके स्निग्धता कर देता है, इसलिए वो डाला हुआ है। अब इसी तरह से और देखेंगे तो पूर्ण चंद्रोदय है। पूर्ण चंद्रोदय आप लोग को पता है कि वह कुपिपक्व रसायन है। और पूर्ण चंद्रोदय का प्रयोग जब हम लोग करते हैं यहाँ पर पूर्ण चंद्रोदय के बारे में ऐसा बताया है कि यह जाठराग्नि को अच्छा करता है। पूर्ण चंद्रोदय को स्वर्ण मकर ध्वज जैसा ही माना जाता है। मतलब सिद्ध मकर ध्वज में थोड़ा सा प्रोसेसिंग होता है, लेकिन बहुत सारे वैद्य हैं पूर्ण चंद्रोदय मतलब स्वर्ण मकर ध्वज को ही मानते हैं। और मकर ध्वज जो है वह संतति उत्पन्न करने में उपयोगी पड़ता ही है, एएमएच वैल्यू को अच्छा करता ही है। मकर ध्वज का नाम क्यों पड़ा वो मैं अभी बता रहा हूँ। तो ये बताते हैं कि स्वर्ण मकर ध्वज या पूर्ण चंद्रोदय है वो जठराग्नि को अच्छा करता है, स्मरण शक्ति को अच्छा करता है, शरीर और आयुष्य की कांति बढ़ा देता है, बाजीकरण है, वृद्धावस्था को दूर कर देता है, और अलग अलग अनुपान से अलग अलग काम करता है। मकर ध्वज नाम स्वर्ण मकर ध्वज को क्यों पढ़ा मैं आप लोग को बताता हूँ। और यह गर्भधारिणी वटी में डाला गया है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वह समझिए। क्या हुआ कि हनुमान जी थे, हनुमान जी जब लंका का दहन करे, मतलब उन्होंने जब रावण का अहंकार दूर करना था तो उनकी पूंछ में उन्होंने आग लगा दिया रावण ने कि हम लोग तो दूत को मार नहीं सकते हैं, तो इसका अपमान करके और फिर राम के पास भेजना है कि देखो हमने पूंछ जला दी इसका। और जो बंदर होते हैं, मंकीज होते हैं ना, उनको सबसे प्रिय क्या होता है तो उनकी पूंछ होती है। अगर किसी ने आग लगा दिया तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो उनकी पूंछ में उन्होंने आग लगा दिया। अब हनुमान जी थे, वो नॉर्मल बंदर तो नहीं थे, हनुमान जी थे। उन्होंने छोटा आकार लिया, फिर ऊपर उड़ के गए और पूरा लंका को जला दिया, उन्होंने पूरा जला दिया। तो जलाने के बाद, लंका दहन होने के बाद उनको पसीना आ रहा था क्योंकि आग लगा था पूरा पीछे पूंछ में। अब उन्होंने क्या किया कि देखा कि लंका के नीचे तो समुद्र है, पूरा हिंद महासागर है, तो उन्होंने, उनको पसीना आ रहा था तो उन्होंने ऐसे पसीना निकाला और फेंका। तो एक वेल मछली थी जो मुंह खोल के और वो ऐसे समुद्र में ऐसे घूम रही थी। तो हनुमान जी का पसीना उसके मुंह में चला गया, वो मुंह उठाई थी और पसीना चला गया, और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम मकर ध्वज बताए, मकर ध्वज था। तो ऐसा बताते हैं आचार्य लोग, ऋषि मुनि, कि ऐसे तो ये ब्रह्मचारी थे, उनकी शादी हुई नहीं थी, उनको बच्चे थे नहीं, लेकिन उनके पसीने में इतनी ताकत है कि वो संतान उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए मकर ध्वज के नाम पे अपनी दवाई का नाम मकर ध्वज रखा। और स्वर्ण मकर ध्वज का प्रयोग आप लोग करेंगे ना, आप लोग को 100% आप लोग देखेंगे तो गर्भधारणा होती है। पुरुषों में देते हैं तो शुक्र धातु बढ़ता है, या मतलब स्पर्म मोटिलिटी अच्छा होता है, स्पर्म काउंट अच्छा होता है, और स्पर्म के जो मॉर्फोलॉजी है स्पर्म सेल का वो अच्छा हो जाता है, और शुक्र गाढ़ा हो जाता है, उसका जो ml है मतलब वॉल्यूम है वह बढ़ जाता है, 5 ml शुक्र आने लगता है। स्वर्ण मकर ध्वज आप लोग खुद भी खा के देखिए, पुरुष लोग खा के देखिए, आप लोग को वो फील होगा। मैंने ऐसे देखा था पेशेंट का जो बीमार थे और यहाँ खड्डा खड्डा पड़ गया था, पूरा काला हो गया था, अति शुक्र क्षय की वजह से, या तो व्याधि की वजह से या नाइटफॉल होने की वजह से। जब उनको स्वर्ण मकर ध्वज खिलाया गया एक्सपेरिमेंट के रूप में, तो उनको ऐसा हुआ कि वो पूरा भर गया, एकदम बलिष्ठ हो गए, ताकतवर हो गए, शुक्र धातु इतना बढ़ा कि वो लोग एकदम हेल्दी हो गए। शुक्र धातु को बढ़ाना है, शुक्र धातु का कार्य क्या है, नया रीजनरेशन करना, सेल नया बनाना, बल देना, पुष्टि करना। तो यहाँ स्वर्ण मकर ध्वज का प्रयोग गर्भधारिणी वटी में डाला है। तो ये गर्भ क्यों नहीं उत्पन्न किया, जब हनुमान जी की संतान हो सकती है पसीने से, मकर ध्वज नाम का, तो अपने साधारण मनुष्यों की क्या बात है, वो हो गई। इसलिए गर्भधारिणी वटी में पूर्ण चंद्रोदय डाला है। तो मैंने, और फिर प्रवाल पिष्टी क्या करता है कि दाह पाक ये सबको कम कर देता है। प्रवाल जो रहता है नेचुरल कैल्शियम रहता है, तो अगर वहां कैल्शियम की कमी की वजह से कोई नरिशमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर मसल में कैल्शियम चैनल्स रहते हैं, हर जगह कैल्शियम का काम रहता ही है, तो प्रवाल पिष्टी इसलिए बैलेंस करने के लिए डाल दिया गया कि वहां कैल्शियम का भी फंक्शन अच्छा हो, गर्भाशय के मसल्स में, यूट्राइन मसल्स में गर्भाशय का भी कार्य, मतलब कैल्शियम का कार्य हो, इसलिए वो डाल दिया गया। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे चीज कवर कर लिया है। मोती पिष्टी और स्फटिका पिष्टी, मोती पिष्टी पित्त का शमन कर देता है, स्फटिका पिष्टी जो है वह भी पित्त का शमन कर देता है, और वह मोती जो है वह भी कैल्शियम का पूरा सप्लीमेंट है, और वहां पे पित्त का शमन करता है, दाह का शमन करता है, और गर्भाशय को बल देता है। मन पे भी मोती पिष्टी का काम होता है, स्फटिका पिष्टी का काम होता है। इस सब को कवर करके इस तरह से गर्भधारिणी वटी बनाया गया है। इतना परफेक्ट दवाई बनाया है, इतना परफेक्ट बनाया है कि आप लोग अपने पेशेंट को दीजिए और रिजल्ट देखिए, उनका एएमएच वैल्यू बढ़ जाएगा,
उनका हार्मोन्स अच्छा हो जाएगा, उनको गर्भ धारणा में इजी जाएगा, और जो संतान उत्पन्न होगी वह भी एकदम बलिष्ठ होगी, स्ट्रांग होगी बच्चा। इतना बच्चा स्ट्रांग होगा कि उसको इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी। तो इसीलिए इसका प्रयोग करिए। अभी मैं बोलते बोलते थक गया, मुझे माफ करिए, 1 घंटा कंटिन्यू बोला मैं। तो अभी मैं आप लोग के प्रश्न उत्तर का आंसर देता हूँ। डॉक्टर राजकुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रोमा गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यभान जी बोल रहे हैं कि गर्भधारणीवटी किस ग्रंथ का योग है, कृपया अवगत कराइए। अभी मैं, मुझे एक तरह से माफ करिएगा, मैंने गर्भधारणीवटी अपने सर के नोट से पढ़ाया, मुझे इसका ग्रंथ का संदर्भ देखना पड़ेगा। मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिए, मैं जरूर, गर्भधारणीवटी संस्कृत में है, मैं कोई लेक्चर में उस श्लोक को दे दूंगा और रेफरेंस भी बता दूंगा, लेकिन गर्भधारणीवटी में यही चीज डाला हुआ है, और ये मैंने अपने सर के नोट से बताया। डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय मौर्य जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी थैंक हैबिचुअल एबॉर्शन हो रहा है, गर्भस्राव और गर्भपात बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उसमें गर्भपाल रस, पाल का मतलब है कि रक्षा करने वाला, गर्भ को रक्षा करने वाला गर्भपाल रस, यह गर्भ को धारण, कंसीव कराने में इंपॉर्टेंट है। इसलिए गर्भ धारणीवटी धारण करना, अगर मटके में पानी को रोकेंगे तब मटके में पानी भरेगा, अगर हमने धारण नहीं कराया तो वो पानी नहीं रहेगा। तो ये गर्भाशय में गर्भ को धारण करना मतलब 9 महीने प्रेगनेंसी, देन मतलब क्या होता है, एक धारण करना और एक रक्षा करना, दोनों में डिफरेंस रहता है। यहाँ ये धारण करा दिए, गर्भ को कंसीव कराने में और धारण करके 9 महीने रखने में इसका कार्य रहता है। डॉक्टर उमा रानी, ये ना जल्दी जल्दी स्क्रॉल हो रहा है। हेमंत जी बोल रहे हैं कि आपको बहुत ही अच्छी औषधि का वर्णन, आपके समझाने का ऐसा वर्णन लगता है कि एक्सीलेंट है, ऐसा लगता है क्लास में बैठे और आपके एक एक शब्द कान में ग्रहण कर सीधे मस्तिष्क और हृदय में बन रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर लवीश कुमार जी बोल रहे हैं कि गुरुजी सादर प्रणाम, इट इज वंडरफुल, यू सर्च इफेक्टिव औषधि योग फॉर ऑल विद्या, थैंक यू वेरी मच। आप इसका प्रयोग करके देखिए, सार मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया में जो आईवीएफ सेंटर है ना, वो आप लोग बंद कर सकते हैं। ये केवल मेरा दवाई नहीं है, ये आयुर्वेद सबका है, आप सिर्फ सारे वैद्य लोग का है, आप लोग इसका प्रयोग करिए। डॉक्टर पंकजा पाटिल जी बोल रहे हैं कि इसको पुष्प धनवा रस के साथ दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं। पुष्प धनवा रस का क्या काम है कि वह गर्भाशय को बल देता है, फेलोपियन ट्यूब को बल देता है, ओवरीज को बल देता है, उसका कार्य करके वो रुक जाता है। आगे कार्य कौन करेगा, शुक्र शोणित संयोग कौन करवाएगा, तो गर्भधारणीवटी कराता है। शुक्र शोणित संयोग होने के बाद गर्भ का पोषण अच्छा होना चाहिए, गर्भ को नरिशमेंट अच्छा मिलना चाहिए, गर्भ का आकार अच्छा बढ़ना चाहिए, ये सब कौन करेगा, तो यह गर्भधारणीवटी कराता है। धारण करना, एक एक धारण करने में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो इसलिए वो गर्भ पुष्प धनवारस केवल एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजी उसका ठीक कर देगा, बाकी उसका उसका कार्य और नहीं है। वो पुष्प धनवा, ऐसे पुष्प मतलब ओवरीज, पुष्प उसका कार्य अच्छा करेगा, बस इतना कार्य करके रुक जाएगा। डॉक्टर राजकुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अमनदीप कौर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अतीव रहमान जी बोल रहे हैं लव यू लॉट सर, वेरी इंफॉर्मेशन, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन, थैंक यू। डॉक्टर राम जी नमस्ते प्रणाम आपको। और ना गर्भधारणीवटी मैं आप लोग को भेजूंगा, जो लोग आपके पेशेंट आ रहे हैं, आप लोग ना बहुत सारा दिमाग लगाते हैं कि इसको ये दवाई दो, उसको वो दवाई दो, इतने गर्भधारणीवटी का प्रयोग करके देखिए, एमएच वैल्यू बढ़ता ही बढ़ता है, हार्मोन्स बैलेंस होते ही होते हैं। पीसीओडी की वजह से अगर गर्भधारणा नहीं हो रही है उसमें दीजिए, फाइब्रॉइड के पेशेंट को दीजिए, और एंडोमेट्रोसिस में दीजिए, एडिनोमायोसिस में दीजिए, इरेगुलर मेंसेस में दीजिए, फिर स्कैंटी मेंसेस में दीजिए, वाइट डिस्चार्ज में दीजिए। हर तरह में हमें गर्भ धारणा कराना है। जैसे अर्जुन जो थे ना, उनको केवल मछली की आंख दिखती थी, बाकी कुछ नहीं दिखता था, वो बाण मारते थे तो मछली के आंख पे। इसी तरह से हमारा कार्य क्या है कि हमें अपने पेशेंट को गर्भ धारणा करानी है, बाकी सब साइड में रखिए। तो उसको ध्यान में रखिए, ये मेडिसिन बनाया गया है, आप लोग इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर ज्योति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनाक्षी जी बोल रहे हैं कि इसकी मात्रा व देने की अवधि क्या होगी। हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं ये बताना भूल गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो यह ना 2-2 रत्ती की गोलियां आती हैं, मतलब 250 mg की गोली आती है। तो ये 2-2 गोली सुबह शाम खाने के पहले, क्योंकि अपान वायु पे काम करना है, खाने के पहले फल घृत के अनुपान के साथ देते हैं। और यह ज्यादातर 3 से 6 महीना तक दिया जाता है। इनफर्टिलिटी के कंडीशन में बहुत अच्छा फायदा होता है, और ये स्वर्ण युक्त मेडिसिन है। थोड़ा स्वर्ण है तो इसको ऐसा रहता है कि इसका फायदा जो रहता है फास्ट होता है,
दूसरे दवाइयों की अपेक्षा इसका रिजल्ट फास्ट आता है। इसका प्रयोग आप लोग करिए। बहुत सारे पेशेंट जो है सक्सेस रेट, अब सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करने जाता था तो उसका जो स्ट्राइक रेट होता था और 100 बनाने का स्पीड होता था वो फास्ट होता था। बाद में वो बूढ़ा हो गया तो उतना अच्छा नहीं करता था, लेकिन सचिन आया तो मैच जिता के ही जाता था, और सचिन आउट तो सारे आउट, ऐसा बोला जाता। तो ये सचिन तेंदुलकर है गर्भधारणी वटी। इससे न हम एक, हमारे पास पेशेंट क्यों आते हैं, इनफर्टिलिटी के लिए आते हैं। उनका अल्टीमेट गोल क्या रहता है कि बच्चा करा दो, हमें हमें मेडिसिन दीजिए और बच्चा करा दो। तो ये सचिन तेंदुलकर है, इसको जरूर रखिए आप लोग मैच में, मतलब वो जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें रखिए। सचिन तेंदुलकर है ये, और सच में इसका स्ट्राइक रेट, सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, रिजल्ट आता है, आप करके देखिए। और नॉर्थ इंडिया में मिलता है कि नहीं पता नहीं, एक भुवनेश्वरी कंपनी बनाती है और एक और दो तीन कंपनी बनाती है, लेकिन उनका रिजल्ट मुझे नहीं पता, उनका रिजल्ट मुझे नहीं आता है, इसलिए मैं उन पे विश्वास नहीं करता। मेरे सर बनाते हैं। अगर आप खुद बना सकते हैं ये सारी दवाइयाँ तो आप लोग खुद बनाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डॉक्टर अनीश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनाक्षी जी बोल रहे हैं और क्या दे सकते हैं इसके साथ अनुपान के, तो आप दीजिए ना, अशोकारिष्ट है, कुमारिया सब है, फलघृत है, फिर प्रजास्थापन गण की दवाइयां हैं, और काश्मर्यादि घृत है, शतावर्यादि घृत है, बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारे दवाइयों का आपको जो काम करना है, दशमूला रिष्ट के साथ दीजिए। फिर गर्भाशय की शुद्धि अगर कराना है गर्भधारणी वटी के साथ में, तो देवदार वरिष्ठ, कार्पास मुलासव, जिरकाद्य रिष्ट के साथ दे सकते हैं। और बहुत सारी दवाइयां, रसायन, ब्रह्म रसायन के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर त्रिफला रसायन, त्रिफला घृत, च्यवन प्राश के साथ देते हैं। मैं तो अलग अलग इसमें करता हूँ। डॉक्टर ज्योति जी नमस्ते, प्रणाम। तो उसमें वो बोलते हैं कि नहीं, एलोपैथी में तो कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आयुर्वेद का गर्भधारणी वटी दीजिए, बहुत अच्छा प्रभावी है, बहुत अच्छा काम करता है। ये ना वो सारा ना पैथोलॉजी जो हुई है वहां पे, संप्राप्ति हुई है, उसको ठीक कर देता है, बहुत अच्छा फायदा करता है। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कि वाराही कंद के नाम से भी एक पृथक जड़ी भी है। आपका बात सही है। इसको मराठी में डुक्कर कंद बोलते हैं। वाराह मतलब डुक्कर, सुअर, सुअर के जैसा उसका कंद होता है वाराही। यहाँ पर और एक विदारी भी रहता है, तो इसमें मैंने देखा ना, तो इसमें विदारी डाला हुआ है। विदारी का और जो बृहण करता है, वृक्ष है, वैसा है। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर निशा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा जी बोल रहे हैं कि सर कैन बी गिवन इन मेनोपॉजल सिंड्रोम। 100%। हमें ना इसमें जो कंटेंट्स है, नाम पे नहीं जाना है, इसके कंटेंट्स देखना है। स्वर्ण बस में है, पूर्ण चंद्रोदय है, वंग बस में है, लौ बस में है। ये इतने अच्छे द्रव्य हैं कि मेनोपॉजल सिंड्रोम जो है उसको भी ताकत देता है, गर्भाशय को। अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे जो कृष प्रमेही थे, तो उनका ना वेट ही नहीं बढ़ रहा था। उनको मैं शुगर की दवाई दिया और उनको पूरा परहेज कराया, तो उनका वेट 55 kg था। तो वो बार बार यही बोल रहे थे कि मुझे ना वीकनेस आ रही है, कुछ दवाई दीजिए, कुछ दवाई दीजिए। मैंने उनको 15 दिन दो ही दवाई दी, एक स्वर्ण मालिनी बसंत, और मैंने एक ये दिया स्वर्ण मालिनी बसंत और जयमंगल रस, ये दो ही दवाई दिया 2 BD की मात्रा में। उन्होंने आज मुझे बताया 15 दिन में उनका 3.5 किलो वेट बढ़ गया, ताकत आ गई और वो काम करने में सक्षम हो गए। उनका एज है 73 ईयर्स। तो इतना, तो मतलब जो वृद्धावस्था जब रहती है तो उसमें ना ताकत आना बहुत जरूरी रहता है, ग्रहण करना। तो स्वर्ण कल्प का कार्य यही होता है। मेनोपॉजल सिंड्रोम या मेनोपॉजल टाइम रहता है, वो गर्भाशय वृद्धावस्था में जा रहा है, सूख रहा है उसमें, तो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, और स्त्री का शरीर सूख रहा है, वृद्धावस्था में जा रहा है, तो वहां पर स्वर्ण कल्प देना जरूरी है। तो हम लोग स्वर्ण मकरध्वज ये सब देने से अच्छा जो स्वर्ण युक्त गर्भधारणी वटी है वो क्यों न दे, जो गर्भाशय को बल देगा। गर्भाशय बल होगा तो पूरा शरीर को ताकत आएगी, इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर मीनाक्षी जी बोल रहे हैं कि एएनसी में किस ट्राइमेस्टर में कितने समय तक दे सकते हैं। मैंने अपने प्रैक्टिस में, मैं सच में बता रहा हूँ, भगवान धन्वंतरी की कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैंने 9 महीने तक गर्भधारणी वटी दिया लोगों को, और मैंने उनको देखा, एनालिसिस किया कि उनके बच्चे कभी कभी 3 किलो तक हुए, और इतने गौर वर्ण के हुए गर्भधारणी वटी का प्रयोग करके। इतने अच्छे बच्चे हैं ना वो लोग, वो सर्दी जुकाम भी नहीं होता, इतना मतलब इम्यूनिटी अच्छा है। और गर्भधारणी वटी का प्रयोग करने से माता का स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया। मतलब जिन लोगों को ना प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन था, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड स्वेलिंग आता था पूरा बॉडी में, या कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होते थे, उल्टी, ये सब। मेरे तो कितने पेशेंट ऐसे हैं ना, मतलब मेरा जब प्रैक्टिस 2006, 7, 8, जब मैं बीएमएस ही था, बाद में मैंने एमडी पीएचडी किया ना, मैंने ऐसे देखा है कि जब मैंने गर्भधारणी वटी ये सब दिया लोगों को खिलाया, तो जैसे कोई टीचर थी,
अब मैं उनका नाम कैसे बताऊं, वो टीचर थी, वो उनका जो स्कूल है, कॉलेज है, जो जूनियर कॉलेज है, 11 12 को वो फिजिक्स पढ़ाती हैं। तो वो ना लिफ्ट नहीं है वो कॉलेज में, तो वो सीढ़ी चढ़ के 4 मंजिला ऊपर जाती थी, 1 घंटा पढ़ाती थी, फिर स्टाफ रूम में आती थी, फिर लेक्चर लेती थी, फिर आती थी। और उनके हस्बैंड जो थे वो जर्मनी में चले गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जर्मनी में चले गए। और उनको फिर वो लेबर पेन शुरू हो गया, उनके हस्बैंड नहीं आ पा रहे थे। और पहले तो उनको ये था, इनफर्टिलिटी था, तो सास ससुर भी सपोर्टिव नहीं थे, मम्मी पापा भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और सास ससुर ऐसे प्रेशर कर रहे थे कि दूसरी शादी कर लो, ऐसे प्रेशर कर रहे थे। लेकिन हस्बैंड ने कहा कि नहीं, हम रिस्क लेंगे, हम ना आयुर्वेद का इलाज करेंगे। आईवीएफ और आईयूएफ फेल हो गया था, उन्होंने कहा कि हम करेंगे। वो हम लेडी जो थी ना, पूरा प्रेगनेंसी में पढ़ाते रही, वो छुट्टी भी नहीं ली। वो बोले कि मुझे तो ताकत है, मुझे सब कुछ है, मैं छुट्टी क्यों लूँ। घर से पास ही में उनका कॉलेज था। और जिस दिन उनको पेन शुरू हुआ, लेबर पेन शुरू हुआ, खुद ही जाके डॉक्टर के पास गई कि मेरा पेन शुरू हो गया, डिलीवरी सुख प्रसव हुआ और बच्चा एकदम हेल्दी। खुद ही गई, खुद ही सब हो गया। तो इतना ताकत आती है गर्भधारिणी में। एक पेशेंट का नहीं है, ऐसे में बहुत सारे पेशेंट का बता सकता हूँ जिनको ना गर्भधारिणी वटी की वजह से मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं हुए प्रेगनेंसी में, आराम से उनका सुख पूर्वक डिलीवरी हो गया। और हस्बैंड रहे या ना रहे उनके पास, उस टाइम पे उनका अपने आप ही हो गया। हस्बैंड रहते तो थोड़ा माइंड को ऐसे सपोर्ट मिलता है, घर वाले रहते सपोर्ट मिलता है, वो ठीक है। लेकिन ये लेडी लोग में इतनी ताकत थी कि उनको कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, कि एकदम फिट। और जो लेबर पेन जो होता है, जो ऑस डायलिटेशन जब होता है 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यह जो प्रोसेस है वह भी कम हो गया गर्भधारिणी से। और बच्चा भी एकदम स्मूथली आया, उसमें पेन भी बहुत कम हुआ, नाम मात्र के रूप में ही हुआ। मतलब गर्भधारिणी वटी का स्वर्ण भस्म है, रौप्य भस्म है, लौ भस्म है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कभी आप लोग पुणे में आइए, या फिर मैं आप लोग को नंबर दूंगा, आप वो पेशेंट से खुद पूछिए कि आप लोग का प्रेगनेंसी के टाइम पे कैसा था, अनुभव कैसा था। आपके बच्चे दिखाइए, वो बताएंगे हमारे बच्चे इतने गोरे हैं, इतना इंटेलिजेंट हैं, मेरिट में आते हैं। और उनका डिलीवरी का टाइम का सारा चीज़ पूछिए, वो बताएंगे कि हमको डॉक्टर ने दवाई दिया था, हमको पेन भी नहीं हुआ, हम मतलब आराम से गए और खुद ही डिलीवरी करा के खुद ही हो गए, और नॉर्मल डिलीवरी हुआ। यह फायदा होता है गर्भधारिणी वटी से। आप लोग करिए और फिर बताइएगा। अब मैं ऐसे झूठ बात नहीं बोलता हूँ, कोई भी बात बोलता हूँ तो सच बात बोलता हूँ। बस मेरा गड़बड़ क्या होता है, मैं मेडिसिन का जो रेट बता दिया कभी कभी, जैसे स्वर्ण मालिनी वसंत का मैंने बता दिया कि 10 रुपए की गोली आती है, तो वो मैंने 2005 में बैद्यनाथ की दवाइयाँ यूज की थी, उस टाइम पे सस्ती थी। अभी समय बदला है तो ये स्वर्ण मालिनी वसंत, स्वर्ण मकरध्वज थोड़ा महंगा हो गया है। अब मैं कंपनी में यूज नहीं करता, तो मेरे दिमाग में वही रहता है कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि बैद्यनाथ के लीजिए 10 रुपए का आता है। वो थोड़ा प्राइस में डिफरेंस हो गया है, उसको मुझे अभी फिर से करना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो मैं गुणधर्म बताता हूँ वह सच में रिजल्ट आता है गर्भधारिणी वटी का। डॉक्टर विजू जी बोल रहे हैं कि सर इट इज़ वेरी हाई टाइम सर, गुरुकुल सिस्टम वापस आनी चाहिए। हमारे यहाँ भी हाई स्कूल गर्ल्स गुटखा और सिगरेट्स पीते हैं, एनवायरमेंट की आयस बन गया है, आईवीएफ सेंटर को जाना पड़ ही रहा है। आपका बात सही है, ये सिगरेट स्मोकिंग के वजह से तो आईवीएफ सेंटर, ड्रग्स लेना, ये सब फैशन है आज के। मतलब ज़्यादा भड़काऊ कपड़े पहनना। अब क्या है ना कि कपड़े आप कुछ भी पहनिए, भड़काऊ कपड़े पहनेंगे आप बहुत ज़्यादा, और ऐसे चीज़ों में रहेंगे तो हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस होते हैं। इसको साइंटिफिक रूप से देखिए, किसको क्या पहनना है वो उसकी पर्सनल है। लेकिन आप लोग इतना उत्तेजित रहेंगे 24 घंटे, तो आपको कोई ना कोई तकलीफ होगी, इसको समझना जरूरी है। डॉक्टर मीनाक्षी जी बोल रहे हैं कि पीसीओडी में भी, अल्पार्थों में भी उपयोगी हो। हाँ, ये काम करता है, आप लोग करके देखिए, फाइब्रॉइड में देखिए, पीसीओडी में करिए, ये फायदा करता ही करता है। पीसीओडी को पूरा ठीक नहीं करेगा, लेकिन इसका यूज होता है। मतलब गर्भ धारणा कोई भी करके मछली की आंख को देखना है, तो ये गर्भ धारणा जल्दी करा देता है। सिस्ट क्या चीज है, पानी का गोला तो है, पानी का बुलबुला तो है, तो सिस्ट तो अपने आप डिजोल्व हो जाएगा। हमें क्या करना है कि हमें कंसीव कराना है पेशेंट को, इसलिए इसका प्रयोग करिए। डॉक्टर वर्षा जी बोल रही हैं कि सर लो सीमेन काउंट में शतावरी घृत मेल पेशेंट में नस्य के रूप में दे सकते हैं क्या? घृत पान दे, बराबर आपका बात सही है, दोनों दोनों चीज दे सकते हैं, नस्य भी दीजिए, घृत पान भी कराइए। डॉक्टर मीनाक्षी जी बोल रहे हैं कि किस कंपनी की गर्भधारिणी वटी आती है। अब सारा चीज मैं ही बताऊंगा क्या? आप लोग देखिए, मैंने स्टोरी बता दिया, अब आप लोग ढूंढिए, रिसर्च करिए। डॉक्टर प्रदीप जी बोल रहे हैं कि इसका डोज अनुपान बोलिए। मैंने बताया ना, फल घृत है, फिर काश्मीरियादी घृत है, कुमारी असव है, दशमूलारिष्ट है, जो अवस्था है उस हिसाब से करिए। डॉक्टर मंजू जी बोल रहे हैं कि नमस्कार सर, मेरे एक पेशेंट को 2 बार मिस्ड हुआ,
2 बार मिस्ड हुआ, शी कंसीव विद गर्भधारणी 100%। देखिए मंजू भाटिया जी को रिजल्ट आया गर्भधारणी वटी, जो मैं बोल रहा हूँ वो झूठ नहीं है, इन्होंने भी किया है, प्रूवन है। डॉक्टर मंजू जी बोल रहे हैं कि धन्वंतरी फार्मा की यूज की थी, आप उसका प्रयोग करिए। लेकिन कंपनी मेड का क्या है, धन्वंतरी की मैं बुराई नहीं करना चाहता, रिकॉर्ड हो रहा है, धन्वंतरी 50% मार्जिन देता है, और फिर उनको एमआर को भी देना होता है, फिर उनको टैक्स जीएसटी भी भरना होता है, और 50% मार्जिन दे रहे हैं, तो वो डाल रहे क्या स्वर्ण भस्म डाल रहे क्या? मुझे तो यही डाउट है। इसलिए मुझे कन्या लोहादी वटी है धन्वंतरी फार्मा की, उसमें लोहा भस्म ही नहीं है, तो मुझे कंपनी मेड पे नहीं है। आप लोग की मर्जी है, आप लोग उनका प्रयोग करिए, और रिजल्ट आ रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा है, नहीं तो आप गर्भधारणी वटी खुद बनाइए, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डॉक्टर मीनाक्षी जी बोल रही हैं कि फाइब्रॉइड के लिए ट्रीटमेंट, फाइब्रॉइड पे तो मैं एक लेक्चर लूंगा तो मैं बताऊंगा ना, ऐसे मैं अभी बता देता हूँ। मांस पाचक, मेदो पाचक दीजिए, फिर ग्रंथि पाचक वटी है, फिर उसके बाद में फाइब्रॉइड को ठीक करना है तो कुमारी और गुड़, कुमारी का जो ये रहता है, पल्प रहता है वो, और गुड़ के साथ खिलाइए। और फाइब्रॉइड के लिए मांस पाचक बहुत अच्छा काम करता है, कांचनार गुगुल अच्छा काम करता है, रक्त मोक्षण, फिर उसके बाद में रौद्र रस करके एक दवाई आता है, पूना में बहुत चलता है, उससे फाइब्रोइड पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है। फिर पत्र पुटली श्वेत, ये सब अच्छा काम करता है। मांस पाचक, मेदो पाचक, उससे अच्छा होता है। डॉक्टर पंकजा पाटिल जी बोल रहे हैं एएमएच लेवल लो हो तो उसमें फायदा करेगा 100%, क्योंकि इसमें स्वर्ण मकर ध्वज है, इसमें लौ भस्म और रौप्य भस्म है, एएमएच में बहुत अच्छा फायदा करता है। डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी बोल रहे हैं कि गर्भधारण, अब सर आप ढूंढिए ना, अभी तो मैंने बता दिया, आयुर्वेद का एक सीक्रेट बता दिया, बाकी आप लोग ढूंढिए। डॉक्टर भार्गवी जी बोल रहे हैं कि सर कैन बी गिवन विथ लघु मालिन्यवसन टू कंसीव 100%, आप इसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन दीजिए। डॉक्टर रानू मंडल जी बोल रहे हैं पारसी की वाहिनी को घर में यूज करते हैं, ये वही है 100%। डॉक्टर अमनदीप जी, यू एक्सप्लेन वेरी वेल, सही बात है, थैंक यू थैंक यू। मैंने नहीं एक्सप्लेन किया, मेरे गुरु जी इन लोगों ने मुझे सिखाया, मैं तो गुरु के वाक्य को आप लोग तक लेके जा रहा हूँ, गुरु जी को थैंक यू बोलिए। डॉक्टर सत्यवन जी बोल रहे हैं कि सर जी पुटांजलि विनम्र अनुरोध है कि आप स्वर्णमस पे एक समाचार दीजिए, 100% करेंगे। डॉक्टर मीनाक्षी जी बोल रहे हैं थायराइड इनफर्टिलिटी में दे सकते हैं, यह ना सारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, गर्भधारणी वटी से आप इसका प्रयोग करिए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टीएसएच, T3 T4 टेस्ट्रॉन, फिर एफएचएस, ग्रोथ हार्मोन, सब अच्छा होता है, सब अच्छा होता है, मतलब होता ही है, और हमें अल्टीमेट गोल क्या है कि गर्भधारणा करानी है, इसलिए इसका प्रयोग करिए। डॉक्टर जगपाल सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनाक्षी जी बोले एएमएच बड़ा हो तो काम करेगी, एएमएच अगर ज्यादा बड़ा है तो वहां पे वायु का प्रकोप है, हमें ये एएमएच पे काम नहीं करता है मैडम जी, ये गर्भधारणा पे काम करता है। अगर एएमएच बड़ा है और उससे कंसीव नहीं कर रहे हैं तो यह गर्भधारणा करा देगा, उसको बैलेंस कर देगा, बढ़ा हुआ तो उसको बैलेंस कम करेगा, कम को बढ़ाएगा, ये बैलेंस करके गर्भधारणा कराता है। अब केवल मछली की आंख की तरफ देखिए, ये मत सोचिए कि एएमएच इज इक्वल टू गर्भधारणी वटी, एएमएच इज इक्वल टू स्वर्ण मकर ध्वज, ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में मत लाइए। डॉक्टर मीनाक्षी जी बोल रही हैं कि ये बोल रही हैं कि यूट्राइन प्रोलैप्स में और क्या औषधि है, उसमें बस्ती वगैरह दिया जाता है। डॉक्टर राधा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कामिनी जी नमस्ते थैंक यू। डॉक्टर श्रेष्ठा जी ये बोल रही हैं कि मकर ध्वज से सही में फायदा होता है, इंस्टेंट पेन रिलीफ और इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, हेल्पफुल इन पोस्ट कोविड वीकनेस। जी आपका बात सही है। डॉक्टर वंदना पाठक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कृष्णा जी नमस्ते। डॉक्टर दिनेश जी नमस्ते। डॉक्टर किस तरह के रोगी में इसका प्रयोग वर्जित है, यह पुरुषों को नहीं देना चाहिए, जो छक्के लोग हैं, नपुंसक लोग हैं, उनको नहीं देना चाहिए। नपुंसक को क्यों गर्भधारणा करानी है, आप लोग खुद सोचिए ना कि किसको नहीं देना है, वर्जित है। नपुंसक लोगों को देंगे और उनको बहुत ज्यादा उत्तेजना होगी तो व्यभिचार करेंगे, किसी को भी पकड़ के और सेक्स करेंगे, इसलिए उनको नहीं देना है तो ये वर्जित है। डॉक्टर सुजाता जी बोल रही हैं कि एपिलेप्टिक पेशेंट और गर्भधारणा करना चाहते हैं, उसका ट्रीटमेंट किन किन बात, अपस्मार की चिकित्सा करें तो फायदा होगा। डॉक्टर पंकज जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी बोल रही हैं कि ओवुलेशन होने के बाद 14 डेज के बाद गर्भधारक वटी क्ले में रिजल्ट अच्छा मिला। देखिए मनीषा जी को भी रिजल्ट मिला गर्भधारणी वटी से। डॉक्टर मनीषा जी बोल रही हैं 3 महीने दिया इन्होंने। डॉक्टर सत्यवन जी बोल रहे हैं कि कुबेराक्ष वटी की संभाषा दी थी, वह वृहद निघंटु रत्नाकर में शूल रोग में वर्णित है, उसको थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर मैथिली जी नमस्ते। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी विच फार्मेसी, आप देखिए ना, ढूंढिए ना, आपके पास इतने फार्मेसी का सब है, ढूंढिए आप। डॉक्टर आरती जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विपिन पांडे जी प्रेगनेंसी होने के कितने मंथ तक इसका यूज करना चाहिए, प्रेगनेंसी होने के 9 महीने तक इसका यूज करना चाहिए। डॉक्टर संजीव जी बोल रहे हैं कि आई एम ए आयुर्वेदिक डॉक्टर फ्रॉम हुबली, वी आर गेटिंग गुड नॉलेज टुडे डे टू डे प्रैक्टिस, थैंक यू। डॉक्टर सत्यवान जी नमस्ते प्रणाम आपको।
डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि मैं मुझे भेज दीजिए, जो होगा मैं आपके खाते में जमा करूँगा। थैंक यू, मैं भेज दूंगा। डॉक्टर पंकजा जी थैंक यू। फलगृत के बदले विद्यानंद लैब की सूक्ष्म वटी भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी, आप दे दीजिए। कॉस्ट क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, इसका कॉस्ट भी बताऊंगा। डॉक्टर हरजीत सिंह जी बोल रहे हैं कि एक्सीलेंट वे ऑफ टीचिंग, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रभात जी नमस्ते प्रणाम। थ्रेटन अबॉर्शन में दे सकते हैं, दे सकते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं इसको ना थोड़ा चार्ज कर देता हूँ, नहीं तो मेरा बैटरी डाउन हो जाएगा। डॉक्टर सुनील कुमार जी बोल रहे हैं प्रणाम सर, आपको भी प्रणाम। डॉक्टर मैथिली जी बोल रहे हैं कि सर वेयर वी गेट दिस गर्भधारिणी वटी, आप लोग ढूंढिए ना। मेरे पास तो मेरे गुरुजी बनाते हैं, मुझे अपने गुरु पे बहुत श्रद्धा है। आप लोग ढूंढिए, आपके सिटी में कहाँ मिल रहा है, आप लोग देखिए। डॉक्टर अनिल जैन जी बोल रहे हैं हमें देकर अनुग्रहित करिए। हाँ जरूर, मैं दूंगा, आप लोग को दूंगा। किसी को गिफ्ट चाहिए तो गिफ्ट भी दे दूंगा। डॉक्टर पंकज शर्मा जी बोल रहे हैं सर प्रेगनेंसी में गर्भधारिणी वटी किस अनुपान के साथ। प्रेगनेंसी में अगर बोलेंगे तो हर महीने के लिए, जैसे पहले महीने में दूध लेने को बोला है, दूसरे महीने में मक्खन लेने, वो उस पे मैं एक लेक्चर लूंगा। महीने महीने का खाना पीना भी बताया गया है चरक सुश्रुत वाग्भट में, तो उस अनुपान से देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ये मेडिसिन मैंने खुद बनाई है। तेजस मोदी जी बोल रहे हैं कि इन्होंने खुद बनाई है और रिजल्ट आया तभी तो बनाई है। डॉक्टर राजकुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजू जी बोल रहे हैं सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी में यूज कर सकते हैं क्या। सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी है ना, तो वहां पर योनी पिच्चू रखिए, और योनी पिच्चू रख के उसको ये करना है, मतलब हमें मतलब डायलेट करना है, और बाद में गर्भधारिणी वटी दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर रानू जी बोल रहे हैं टॉर्च पॉजिटिव में काम करेगा, काम करेगा। डॉक्टर अर्चना जी बोल रहे हैं कि फर्स्ट टू 9 मंथ तक यूज कर सकते हैं क्या। होल एएनसी में कर सकते हैं, और पहले भी कर सकते हैं, कंसीव होने के लिए ही इसका काम है, और कंसीव होके प्रेगनेंसी तक, और आफ्टर डिलीवरी भी 6 महीने तक भी, या 1 साल 1.5 साल भी दे सकते हैं। रसायन के रूप में देने से फायदा होता है। डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तेजस मोदी जी, तृतीय पंथ के लोग जो हैं उनका क्या काम है गर्भ धारणा के लिए, उनको आप मत दीजिए, वो उत्तेजित हो जाते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ था, क्योंकि वो लोग के सेक्स वर्कर्स रहते हैं, तो मेरे को एक्सपेरिमेंट करना था कि फायदा होता है कि नहीं। मैंने स्वर्ण मकर ध्वज दे दिया कुछ लोगों को, कुछ लोगों को मैंने मनमथ रस दे दिया, कुछ लोगों को मैंने शुक्र वल्लभ रस दे दिया। तो उन लोगों में हाइपर एक्टिविटी हो गई, वो लोग ना बहुत ज्यादा गलत काम करने लगे। उसके बारे में मैं अभी यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलूंगा। उनको नहीं देना चाहिए सब वृक्ष दवाइयाँ, बाजीकरण दवाइयाँ। ये एक तरह से ना गर्भधारिणी वटी भी बाजीकर दवाई है, रसायन द्रव्य है, ये सब नहीं देना चाहिए उन लोगों को। नाम आपको। डॉक्टर विष्णु जी बोल रहे हैं कि विष्णु प्रिया जी का है कि सर कैन वी यूज दिस इन होल गर्भिणी पीरियड, एज यू सेड इज ऑल बेनिफिशियल फॉर हार्मोन, कैन वी गिव इट विद कांचना गूगल। आप दीजिए ना, पूरे प्रेगनेंसी में देते देने से फायदा होता है। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते, थैंक यू, थैंक यू। इन्होंने कहा यू आर सो इनोसेंट, थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर मनदीप जी बोल रहे हैं वेरी नाइस लेक्चर। डॉक्टर विष्णु प्रिया जी बोल रहे हैं कि कैन वी यूज अलॉन्ग विथ फल सर्पियस नस्यम, 100% आप दीजिए। मैं अपना नंबर देता हूँ, और 2 मिनट के बाद इंटरेक्टिव सेशन होगा, उसमें आइए। मैं कंटिन्यू 1.5 घंटा बोल दिया गर्भधारिणी वटी पे। आप लोग के जो भी प्रश्न है गर्भधारिणी वटी से रिलेटेड, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं इंटरेक्टिव सेशन में। अभी आइए आप लोग, बहुत मजा आएगा आप लोगों के साथ। मैं अपना नंबर देता हूँ और जूम का पासवर्ड आईडी देता हूँ। आप लोग आइए, आप लोग के जो भी प्रश्न है आप लोग पूछिए मेरे से, मैं बताऊंगा आप लोगों को। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं बस, आप लोग प्रश्न कर नहीं पा रहे हैं। इंटरेक्टिव सेशन तो इसलिए है कि आप लोग प्रश्न पूछिए, मैं आंसर दूंगा। 1 to 1 करते हैं हम लोग। आप 1 to 1 आइए और मैं आपको आंसर देता हूँ, बहुत मजा आएगा। तो ये देखिए जूम का मैंने आईडी पासवर्ड दे दिया है, आप सभी लोग आइए। अभी शुरू हो रहे हैं इंटरेक्टिव सेशन, वहां मिलते हैं। प्रणाम, नमस्ते।